दिल्ली में टेररिस्ट अटैक होता है, देश भर में चर्चा होती है, लेकिन क्या भारत के ऊपर उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या आपकी पूरी जिंदगी जो है वो हैक हो सकती है? क्या ये जो साइबर की दुनिया है, क्या आपको लगता है भारत में आतंकी इसके जरिए भी पैनिक क्रिएट करने या बड़ा हमले करने का प्लान कर सकते हैं? ये भी एक खतरा हो सकता है। लगातार करता है, ये हमेशा होता है। ओह, बिना साइबर स्पेस के कोई टेररिस्ट अटैक होते ही नहीं। कैसे? देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन करना है। तो ये जो छोटा वाला मोबाइल यूज करते हैं, कीपैड वाला, स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं हैंडलर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अभी भी कहीं पकड़े गए, वो क्यों करते हैं? स्मार्टफोन क्यों नहीं यूज करते? बर्नर फोन्स आते हैं। मामला तब बिगड़ जाता है जब हम व्हाट्सएप से उसका आईपी मांगते हैं कि भाई इस बंदे का आईपी एड्रेस तो दो, क्योंकि इसने इंटरनेट एक्सेस किया है तो कोई वाईफाई वगैरह कुछ तो होगा। और व्हाट्सएप हमें एक नील रिपोर्ट दे देता है कि कोई आईपी नहीं। एंड वी आर शॉक्ड। तो डॉक्टर उमर के लिए कहा जा रहा है कि वो 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा। अगर उसके पास मान लीजिए कोई गया हो या आसपास से उससे कम्युनिकेट करने का प्रयास किया हो, तो ये भी मोबाइल टावर से निकाल सकते हैं काफी हद तक। क्या ये जो जीपीएस स्पूफिंग हुआ, जिसमें कई प्लेन क्रैश भी हो सकते थे, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक का प्रयास हो सकता है आपको लगता है? कोई है जो मल्टीपल वेज ऑफ डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहता है। इसी एयर इंडिया के बोइंग के लिए एक हैकर था, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि फ्लाइट के अंदर से इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू उसने थ्रस्ट कंट्रोल कर लिया था फ्लाइट, जो टेक ऑफ थ्रस्ट होता है। साइबर स्पेस में लगातार इस तरह के अटैक इंडिया झेलता रहा। साल भर में करीब 15 से 20 लाख अटैक तो होते ही हैं। 20 लाख क्रिटिकल एसेट बोले तो? जैसे एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस है, हेल्थ केयर सेक्टर है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम क्रिटिकल सेक्टर्स बोलते हैं। इन पर आप कह रहे हैं दिन भर अटैक होता रहता है? दिन भर साल में 20 लाख से ज्यादा अटैक होता है। और ये सीरियस अटैक की बात कर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड। वो जो एयर इंडिया क्रैश हुआ, क्या संभव है कि उसको बाहर से कंट्रोल किया गया? ओटीपी का जो हथियार लोग यूज कर रहे हैं आपके मोबाइल को हैक करने, अकाउंट को हैक करने के लिए, उससे बचने का कोई रामबाण है क्या? देखिए, एक ऐप तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा। तूने एक केस बताया, बोले साहब आजकल एक बड़ी कंप्लेन आ रही है कि फोन चोरी होता है और यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं। तुमने ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं साहब, हो रहा है। तो सोचो पैसे कैसे निकल रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट है, ये किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला। 3,000 करोड़ का तो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट हुआ है पिछले 6 महीने। 3,000 करोड़। सारे मोबाइल ऐप्स जो हैं वो हमको सुन रहे हैं, क्या वो देख भी रहे हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? तो यदि आपको देखना है कि कौन सी ऐप आपके बारे में क्या क्या जानती है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। कंपनियां आपके मोबाइल से आपका डेटा ले रही हैं और इलेक्शंस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आपकी सोच इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर तो फिर तो भारत में जेनजी का आंदोलन भी करा सकती हैं। आपने देखा ही है। नमस्कार, हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं, ताकि उसे बृहद तौर पर देख पाएं, समझ पाएं और ज़्यादा बेहतर ढंग से उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएं। और आज टॉप एंगल में हम बात करने जा रहे हैं देश पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे के बारे में। दिल्ली में टेररिस्ट अटैक होता है, देश भर में चर्चा होती है, लेकिन क्या भारत के ऊपर उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या आपका, हमारा मोबाइल, जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है? आपकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है? क्या आपकी पूरी जिंदगी जो है वो हैक हो सकती है? हाल में जो जीपीएस स्पूफिंग का केस सामने आया, जिसमें कई विमान जो हैं वो डिले हुए, क्या वो भारत पर एक और आतंकी हमला का प्रयास था? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपकी डेटा सिक्योरिटी, आपके कार्ड, आपका मोबाइल, आप जो फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, सब कुछ है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे विश्वसनीय साइबर मामलों के जानकार, एक्सपर्ट अमित दुबे जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुशांत जी। और अमित भाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 1100 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले जो हैं वो सॉल्व किए हैं। आप पे भी कोई सीरियल तो नहीं बन रहा? सीआईडी टाइप का? नहीं बन रहा है और बने, पर ये 20 साल में किया है। 20 साल लोगों को लगता है कि ऐसे आसान भी नहीं होता है, बिकॉज पहले सिस्टम ऐसे था कि बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होते थे मोबाइल। तो एक टाइम था जब हम एसएमएस भेजकर भी मोबाइल हैक करते थे। 2008, 9, 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तब उस तरह से क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए गए और पकड़े भी गए। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती थी उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर धीरे धीरे वो सोफिस्टिकेशन बढ़ने लगा और अब जाकर आप देख रहे हो एआई भी इस्तेमाल हो रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। बहुत सारे हैकिंग किट्स आ जाते हैं जिसके थ्रू भी लोग शिकार होते हैं। तो ये एक बड़ी लंबी जर्नी है और जो भी मैंने सीखा है आज तक सुशांत जी, वो मैंने क्रिमिनल से ही सीखा है, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है। तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि
whenever we solve a case, we learn something from them. और उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ। अमित भाई, अभी भी जब हम बात करते हैं और हम बड़े पैमाने पर देश के लिए क्या खतरा है, नहीं है, लोगों के लिए क्या खतरा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या अभी भी इतने केसेस जो हैं वो हैकिंग के हो जाते हैं, लोगों का कार्ड, लोगों का अकाउंट खाली हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि इस खतरे को, जो डिजिटल लेवल का खतरा है, डिजिटल दुनिया का खतरा है, उसको लेकर भारत में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है, या लोग उसको उतना खतरा मानते ही नहीं, अभी भी आपको लगता है? मैं आपको कुछ फैक्ट देता हूँ कि मैं लगातार पिछले एक हफ्ते से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में साइबर अवेयरनेस के सेशंस ले रहा था, जिसमें जो डीजीपी यूपी हैं उनका मैंडेट था कि हर जगह ये होना चाहिए। तो एसपीज वहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और दूसरे स्टेट्स में भी, नागपुर गया मैं, नागपुर कमिश्नरेट में, फिर औरंगाबाद, संभाजी नगर जो है, या आपका अभी सोनभद्र था कल, उससे पहले कानपुर देहात, तो फिर लखनऊ। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कल सोनभद्र में करीब 650 या 700 लोग तो होंगे ही, 1000 भी हो सकते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि डिजिटल अरेस्ट कितने लोग जानते हैं, तो 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया इतने लोगों में से, जबकि हर दिन न्यूज़ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी उसके बारे में जिक्र किया है। तो मैंने, क्या जानते हैं? 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, क्या जानते हैं? बोले साहब, वो आपका डेटा होता है, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है और फिर लोग उसको पैसे मांगते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, आप नहीं जानते। ये तो अवेयरनेस लेवल है। इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है। हम लोग सारे मीडियम के थ्रू पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, लेकिन यू आर राइट, ये देश बहुत बड़ा है। दिल्ली के अंदर प्रोमिनेंट एरिया में एक बंदा 23 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में दे देता है, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे था उस बैंक की वो। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको सिस्टम नहीं पता, बैंकिंग नहीं पता, लॉ नहीं पता, या कैसे वो शिकार हो गया, कैसे उसने भरोसा कर लिया एक ऐसी चीज पर जो कानूनन सही है ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द होता ही नहीं है। यानी मतलब इसका ये नहीं है कि एक तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है ही, इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बताएंगे जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि ये भी हो सकता है और आपको कैसे बचना है। लेकिन अमित भाई, चूंकि अभी इस वक्त दिल्ली में हाल ही में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल जो है हम लोग चर्चा में करते हैं कि भाई और क्या क्या जो ये आतंकी हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे उसमें पता चला कि केमिकल वेपन के जरिए भी अटैक करने का एक प्रयास था, जो कि पकड़ा गया सुरक्षा एजेंसीज की वजह से। क्या ये जो साइबर की दुनिया है, क्या आपको लगता है भारत में आतंकी इसके जरिए भी पैनिक क्रिएट करने या बड़ा हमले करने का प्लान कर सकते हैं? ये भी एक खतरा हो सकता है। लगातार करते हैं, ये हमेशा होता है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आता नहीं, क्योंकि उसके रिपरकशंस गलत होंगे, कि उनको यदि पता पड़ गया कि हम पता कैसे करते हैं और कौन कौन लोग हैं, तो ये भी हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो आप कह रही है ऑलरेडी वो ट्राई कर रहे हैं? आपको पता है दिवाली के टाइम पर भी एक हाई अलर्ट था हाँ। आईबी का कि ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले से पता होता है। अलर्ट बोलना उस समय तब जरूरी हो जाता है जब सिचुएशन ऐसी हो कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता है, थ्रेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो कई बार जब थ्रेट कनेक्ट नहीं होते तो फिर हर किसी को अलर्ट मोड में डाल दिया जाता है। जैसे कि अभी जब ये हुआ है तो अभी 3-4 जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वहाँ से इंसाइट है कि वहाँ पर भी इस तरह के बारूद या इस तरह की चीज़ें इकट्ठा की गई हैं। अब पता ही नहीं, जब तक उस लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो पहले से ही वार्न कर दिया गया कि ये अटैक भी ऐसा लग रहा है कि पैनिक में हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, इतना गुस्सा है हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये मजाक हो जाता है। और इससे पहले अभी पहलगाम हुआ, उसका अभी तक हमने उस दर्द से बाहर नहीं आए, उस गुस्से को नहीं पी पाए, और फिर एकदम से ऐसा हो जाता है। और जो लोग करते हैं वो अनएजुकेटेड नहीं है, अनअवेयर नहीं है, डॉक्टर्स है भाई, वो इंसान ही नहीं है। मतलब आप किसी मजहब या धर्म की बात छोड़िए, आप पहले इंसान का धर्म तो सीख लो। तुम्हें वो भी नहीं पता और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि साहब उनको भी डिफेंड किया जा रहा है। हाँ, आप देख रहे हो, मुझे गुस्सा इस चीज का है कि आप कब सुधरेंगे भाई? आप भी हो सकते थे वहां, दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल सही बात। ये कोई, यहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, और ये चीज हम जब तक खुद नहीं समझेंगे ये चीज होती रहेगी। तो ये जो साइबर की दुनिया है, इसको टेररिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं? बिना साइबर स्पेस के कोई टेररिस्ट अटैक होते ही नहीं। कैसे? देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन करना है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन तो इस्तेमाल करोगे आप। आपको पहले इनसाइट कलेक्ट करने हैं, रेकी होती है। कोई भी जब अटैक होता है तो 4-5 स्टेप में होता है। पहले होता है रिकॉनिसेंस, कि हम पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें। ये
20 जगह अटैक करने वाले थे, इतना इनके पास अमोनियम नाइट्रेट था। तो वो 20 कौन सी जगह होंगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग कम हों और दूसरे के ज़्यादा हों? वो एनालिसिस तो होगा ना, रिकॉन्सेंस किया जाएगा ना। उसके बाद टाइमिंग क्या होना चाहिए, एक ही समय पर हो ताकि रिटेलिएशन ना हो पाए, पकड़े ना जा सकें। फिर सुसाइड बॉम्बर होगा कि डिटोनेशन से होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको यूट्यूब, गूगल और AI पर डिपेंड होना पड़ेगा। आप सर्च करेंगे, आपको याद हो जब एक केस हुआ था शद्रा वालकर वाला, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने चॉप करके उसको 35 टुकड़े काट के फेंका था। उसके सारे एविडेंस साइबर स्पेस में मिले थे। उसने यूट्यूब पे क्या क्या देखा, कब कब देखा, चाकू कहाँ से खरीदा, फ्रिज कहाँ से खरीदा, कहाँ कहाँ गया, लोकेशन कहाँ ड्रॉप किया, हर चीज़ थी अवेलेबल। और यही चीज़ किसी भी दूसरे इन्वेस्टिगेशन में काम आती है। तो ये चीज़ छुपे कैसे, ये जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में सबसे पहले होता है, उनको पता है कल के दिन पकड़े जाएंगे। और वो जो अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं साइबर स्पेस में, उसी वजह से पकड़े जाते हैं। तो ये जो छोटा वाला मोबाइल यूज़ करते हैं, कीपैड वाला, स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं हैंडलर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अभी भी कई पकड़े गए हैं, वो क्यों करते हैं? स्मार्टफोन क्यों नहीं यूज़ करते? बर्नर फोन्स आते हैं एक्चुअली। अच्छा, बर्नर फोन होते हैं कि उनका इस्तेमाल आप एक लिमिटेड समय तक रखोगे, उसके बाद वो IMEI ही डिसेबल हो जाएगा। और वर्चुअल सिम कार्ड आते हैं। वर्चुअल सिम कार्ड किसी ऑपरेटर के नहीं होते, वो वेबसाइट होती हैं कई सारी, वो आपको वो ऑफ़र करती हैं और उस पर कोई भी OTP आएगा तो आप देख सकते हैं। आपको लगेगा कि ये वोडाफोन का नंबर दिख रहा है, पर वो वोडाफोन का है ही नहीं, वो वर्चुअल नंबर है। पर उस पर कोई SMS भेजेगा तो आपको उसी वेबसाइट पर दिख जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर सकते हो या टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर लो या कोई भी डिस्कॉर्ड जाएंगी, एंड देन यू कैन कम्युनिकेट, कॉल। कल के दिन यदि हम उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका कोई KYC भी नहीं हुआ है और वो किसी ऑपरेटर का नंबर ही नहीं है। मामला तब बिगड़ जाता है जब हम व्हाट्सएप से उसका IP मांगते हैं कि भाई इस बंदे का IP एड्रेस तो दो, क्योंकि इसने इंटरनेट तो एक्सेस किया है तो कोई वाईफाई वगैरह कुछ तो होगा। सही बात। और व्हाट्सएप हमें एक नील रिपोर्ट दे देता है कि कोई IP नहीं है, एंड वी आर शॉक्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो और आपको कोई IP भी असाइन नहीं है। इस हद तक रिस्पॉन्सेज आए, एंड आई एम ओपनली सेइंग दिस कि वी हैव इतने सारे रिस्पॉन्स, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम व्हाट्सएप को पुश कर रहे हैं, ऐसे क्या है भाई, आपको एक IP तो देना पड़ेगा, वो भी नहीं देते। ये बात लोगों को समझनी होगी जो ये कहते हैं ना कि सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही थी। भाई इतना आसान नहीं कि उनके हाथ में खोला और सब मिल गया, हाँ भाई इसका IP बताओ, और उन्होंने बताया और आपने पकड़ लिया। बहुत मुश्किल होता है किसी भी टेररिस्ट अटैक को पहले ही जो है नाकामयाब कर देना, बहुत मुश्किल। और कई लेयर पर जब सर्वेलेंस होती है तब जाके छोटी सी चीज़ निकल के आ सकती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपकी बहन बेटी का किसी का एक वीडियो बनता है AI पे और वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने लगता है, ऑब्सीन वीडियो है। मुझे हर दिन हर हफ्ते 3-4 ऐसे कॉल आ जाते हैं, हर हफ्ते कम से कम, कि साहब मेरा वीडियो चल रहा है, इसको डिलीट करा दीजिए। आप इसको डिलीट नहीं करा सकते। डिलीट कराना तो बहुत दूर की बात है, आप सोर्स तक नहीं पता कर सकते कि शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि व्हाट्सएप पे चल रहा है। यदि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे तो फिर भी हम IP मांग लेते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप से मांगते हैं वैसे कहते हैं हमें चेन नहीं दे सकते हम आपको, वी कांट, सीधे हाथ खड़े कर देता। उसी बात का इतना कोर्ट में बहस भी चली, बहुत लड़ाई भी हुई। तो जब गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले तो एक लॉबी खड़ी हो जाती है कि साहब ये तो हमें ट्रेस करना। अरे तुम्हें ट्रेस करके क्या हो जाएगा गवर्नमेंट को, तुम वैसे ट्रेस कर लेंगे, 50 लोग तुम्हारे पीछे लगा लेंगे। मतलब आप अपनी सेफ्टी को रिस्क पे लिए जा रहे हो। कल के दिन आपके संग कुछ होगा तो हम कुछ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्या कर लेगी, पुलिस क्या कर लेगी, यदि इंटरमीडिएट दे ही नहीं रहा उस चीज को। फिर आप उनसे उम्मीद करते हो कि चुटकी जब दबाएं और बंदा पकड़ लें। तो जब ये कह रहे हैं कि अभी जैसे लाल किले ब्लास्ट केस में ये चर्चा हो रही कि वहाँ पे जो डंप डेटा था, वहाँ जो अलग अलग मोबाइल्स थे उनको भी पुलिस खंगाल रही है, ये डंप डेटा क्या है और वहाँ जो मोबाइल्स थे क्या उन तक पहुँचा जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, टावर डंप करके एक चीज़ होती है कि एक टावर से कितने मोबाइल कनेक्टेड है। तो हमेशा हम देखते हैं कि उस समय पर कितने लोग नए आए, आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, हर टाइमिंग विंडो के हिसाब से देखते हैं, और फिर निकले, आए गए, उनके पैटर्न निकाले जाते हैं। कितने लोग उस समय वहाँ थे आसपास उस एरिया में, कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली आते रहते हैं, फिर उनका KYC चेक किया जाता है कि इनकी हिस्ट्री क्या है। कितने ऐसे हैं जो एनोनिमस है, क्योंकि नॉर्मली क्रिमिनल होगा तो अपने नाम पे सिम नहीं लेता है, वो किसी और के नाम पे लेता है, तो वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है। फिर देखते हैं कि उनका IPDR क्या है, उन्होंने इंटरनेट पे क्या क्या किया। यदि इंटरनेट पर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिससे हम उस तक पहुँच जाए, जैसे आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस की है, कोई पेटीएम से पे किया है, कोई टिकट बुक कराया है, खाना मंगवाया है, कुछ तो किया होगा, पकड़ जाओ। जैसे वो डॉक्टर उमर के लिए कहा जा रहा है कि वो 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा। अगर उसके पास मान लीजिए कोई गया हो
या आसपास से उससे कम्युनिकेट करने का प्रयास किया हो, तो ये भी मोबाइल टावर से निकाल सकते हैं। काफ़ी हद तक देखिए बहुत बहुत ज़्यादा डेटा होता है एक्चुअली। हाँ, अभी एक of और course, चैलेंज, वहाँ पे हज़ारों लोग क्योंकि होंगे। हज़ारों लोगों के, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, तो हमारे पास सस्पेक्ट्स भी बहुत सारे निकलते हैं। मतलब हम निकाल लेंगे, जैसे उस एरिया के, उस कारी के आसपास कितने लोग थे मालूम निकालना चाहें तो भी हमें हो सकता है 2-2.5 लोग निकल आए। अब 2-2.5 में एक बंदा पिन पॉइंट करने में भी आपको 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि सबका डिटेल मंगाओ, सबकी बैकग्राउंड देखो। बहुत 99% लोग वो हैं जो डेली आते हैं, काम करते हैं, वो हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, और फिर हमें ये भी देखना होता है, जैसे जब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, तो हम लोगों ने कॉमन नंबर एनालिसिस किया था, क्योंकि इससे पहले इस एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जो पहले आए हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो ब्लास्ट के टाइम पे ही आते हैं, उससे पहले भी रेकी करके जाते हैं कि यहाँ पर ठीक है, ये डस्टबिन है, यहाँ पर एक फेंका जाएगा, एक गाड़ी यहाँ हम पार्क कर, ऐसे करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो उनके पहले से लोकेशंस या फुटप्रिंट मिलना शुरू हो जाते हैं। वो भी हमें देखना पड़ता है कि पिछले 6 महीने में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस एरिया में। लेकिन अमित भाई, ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। भूसी में सुई होती है। और अभी एक और मुश्किल है, पहले क्या होता था कि सीरियर एनालिसिस होता था, कॉल डेटा रिकॉर्ड। अभी लोग नॉर्मल कॉल लगाते ही नहीं है, अब तो आईपी कॉल लगाते हैं। वाइप कॉल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, फेस टाइम। और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेस टाइम पर यह पता करना या कोई भी वाइप कम्युनिकेशन पे पता करना है कि आप किससे बात कर रहे थे, पॉसिबल है, पर बहुत टीडियस। क्योंकि कैसे करते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं पता कर सकता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे किस किस से बात कर रहे थे, देयर इज अ ट्रिक, बट वो इतने डेटा में से एनालाइज करना होता है, वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। और हालांकि अभी एआई थोड़ा सा यूज़ होने लगा है इसमें, तो थोड़ा सा सहूलियत हुई है, पर मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे आप सोचते हैं कि जैसे कल सिनेमा बंदा में पकड़ हो रहा है कि भाई 3 घंटे में कहानी खत्म हो गई, नहीं होता। 3 घंटे में कुछ नहीं हमने होता। जो दिल्ली, जब एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो कम से कम 2-2.5 साल डेटा एनालाइज किया था। तो आप सोचिए इतना डेटा होता है हमारे पास, फिर वही पैटर्न देखना पड़ता है, कहीं कोई ब्लास्ट हुआ इससे पहले तो वहाँ से कॉमन निकालिए कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हो। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें डेटा एनालिसिस बहुत रोल प्ले करता है। साइबर स्पेस दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। क्रिमिनल इसलिए करते हैं ताकि वो सेफ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके अपने आप को छुपा के वो चीज़ अंजाम कर सके। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसलिए करते हैं कि अब उसने कोई तो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा है जिससे मुझ तक पहुंच जाऊं। तो ये दोनों तरफ से ही इस्तेमाल होता है। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हुआ कि जीपीएस स्पूफिंग हुई, वो भी कई लोगों ने पहली बार सुना कि भाई प्लेन आ रहे हैं, लैंड करने वाले हैं और उनको रनवे पे जो है वो खेत दिख रहा है, इस तरह की चीज़ हो गई। और 800 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई। देश ने इससे पहले इतना मैसिव लेवल पे जीपीएस स्पूफिंग ना तो देखा था, ना लोगों ने सुना था। अब उसकी कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में एक जांच चल रही है कि भाई ये जीपीएस स्पूफिंग कैसे हुआ। एक तो ये जीपीएस स्पूफिंग है क्या, ये पूरा इंसिडेंट आप थोड़ा समझाएं लोगों के लिए सरल भाषा में। और दूसरा कि क्या ये जो जीपीएस स्पूफिंग हुआ, जिसमें कई प्लेन क्रैश भी हो सकते थे, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक का प्रयास हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, जीपीएस स्पूफिंग के केसेस इससे पहले भी हुए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप कुछ सालों पहले की बात है, कोविड के पहले की, ईरान के ऊपर से एक एयरवेज है जहाँ से फ्लाइट्स आती हैं। तो जो भी वहाँ से फ्लाइट आती थी उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता था उस टाइम तक, जब तक वो ईरान के ऊपर से निकलता था। उसका कुछ फ्लाइंग जोन का नंबर भी है। तो इंक्वायरी हुई, फिर डिफ्लाइट कर दिया गया फ्लाइट्स को, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी टेस्टिंग चल रही थी जिसकी वजह से वो डिस्रप्शन होता था। नॉर्मली फ्लाइट के अंदर 3 लेयर ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। वो सिर्फ जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसका एक इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी होता है, फिर उसका एक इंटरनल लैंडिंग सिस्टम भी होता है। जब वो लैंड कर रहा होता है ना, तो जो वो उस एयरपोर्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी उसको गाइड करता है। तो ऐसा नहीं कि वो जीपीएस के बेस पर ही डिसीजन ले रहा है। दे आर मल्टीपल लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बेस पर वो रिस्क कम कर देते हैं कि एक काम ना भी करे तो वो दूसरे से सेफली लैंड कर जाए या टेक ऑफ कर जाए। लेकिन पैनिक मचता है। क्यों मचता है? जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई भी पायलट जब टेक ऑफ करने के बाद उसको जरा भी कोई मेल फंक्शन नहीं दिखी तो वो घबरा जाता था। वो तुरंत कॉल बैक करता था और वापस आ जाती थी फ्लाइट, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हिल चुका था। उसको नहीं पता था किस सिस्टम की वजह से, किस वीकनेस की वजह से क्या रिजल्ट हो जाएगा। अभी ये प्रॉब्लम थी कि जीपीएस, सिर्फ जीपीएस मेल फंक्शनिंग है या कुछ और भी हो सकता है, या रिमोटली आप उसका थ्रस्ट कम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी हुए। इसी एयर इंडिया के बोइंग के लिए एक हैकर था, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था
कि फ्लाइट के अंदर से इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू उसने थ्रस्ट कंट्रोल कर लिया था फ्लाइट का, जो टेक ऑफ थ्रस्ट होता है। ओह, एंड दैट कुड बी द रीजन आप क्रैश करा सकते हो। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया जो प्लेन के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसके थ्रू। क्योंकि वो दोनों जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे वो सेग्रीगेटेड नहीं थे, उसके बाद सेग्रीगेशन किया गया, अलग अलग किया गया, एक ही नेटवर्क पर डाल दिया। तो ये गलतियां हुई हैं पहले, जिसमें हम आईटी और ओटी को एक ही नेटवर्क पर डाल देते हैं। ओटी होती है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनके बीच में आइसोलेशन होना चाहिए, वरना आप एक के थ्रू दूसरे में एंटर करके इस तरह की डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है? आपको जो जीपीएस सिग्नल मिलता है वो सैटेलाइट से जो पावर आ रही है, मिनिमम 3 सैटेलाइट होंगी तब आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी है, फिक्स है। तो वो अर्थ पर आपकी लोकेशन जो भी ट्रायंगुलेशन बनेगा उससे निकाल देते हैं। लेकिन यदि आपको 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि किसी ने उसी स्पेक्ट्रम पर बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी, तो फिर जो आपका सिग्नल है वो इंटरफेरेंस के कारण वीक हो जाएगा और आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे हम जैमर यूज़ करते हैं, उस तरह का मैं रीजन, उसमें कहते हैं कि आपके लिए अवेलेबिलिटी चैलेंज कर देना। दूसरा होता है कि मैं फेक जीपीएस सिग्नल जनरेट करूं और आप उसकी बजाय इस सिग्नल पर ट्रस्ट कर लें। वो होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब मैं आपको गलत कोऑर्डिनेट भेज दूं और आपने उस मैनिपुलेशन की वजह से डिसीजन ले लिया, तो कुछ भी हो सकता है। कई बार हुआ ना कि गाड़ी जा रही थी और पानी के अंदर घुस गई, गूगल ने गलत डायरेक्शन बता दी, या ब्रिज के ऊपर से गिर गई, तो वो जीपीएस डिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। दैट कुड बी बिकॉज वो जीपीएस हार्डवेयर में गड़बड़ी थी, या हैकिंग से भी ऐसा अचीव किया जा सकता है। तो ये दोनों चांसेस हमेशा रहते हैं और इसकी वजह से हमेशा एक बैकअप सिस्टम क्रिएट किया जाता है। आपके मोबाइल फोन में भी एक असिस्टेड नेविगेशन सिस्टम होता है, तो वो सिर्फ जीपीएस पे नहीं, कई बार आप टनल के अंदर भी जाओ तब भी जीपीएस सिग्नल ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो आपको नेविगेट करता है क्योंकि उसको मैप और उसका डेटा उसके पास है। तो यदि आप अंदर गए हो तो फिर इसी में से निकले होगे, आप पहाड़ पे तो नहीं हो सकते। लेकिन आपने नोटिस किया होगा यदि आप पहाड़ों पे जाओ तो वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ऑल्टीट्यूड की बेस पर समझ में नहीं आता कि आप इस रोड पर हैं या इस रोड पर। तो बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से नेविगेशन सिस्टम इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी जांच चल रही है। मैं हैकिंग पॉसिबिलिटी से कभी डिनाई नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए यदि 1% भी चांसेस है तो इट्स अ बिग बिग रिस्क। तो जब तक पूरी तरीके से हम डिस्कार्ड ना हो जाए कि रूट कॉज था क्या, या तो हमें रूट कॉज पता हो, रूट कॉज नहीं पता है तो फिर मैं उसको हैकिंग मानता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अभी तक रूट कॉज क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आपने जो 2 बातें बताई, एक तो या तो वहां पे बहुत थ्रस्ट के साथ हाई पावर सिग्नल दिया जा रहा है उसी स्पेक्ट्रम, तो वो किसने दिया होगा इसका तो कोई ऐसा अंदाजा लगता नहीं कि अचानक से देने लग गया। और ये लंबे ड्यूरेशन तक हुआ है, लंबे ड्यूरेशन तक ऐसा भी नहीं, काफी सारे। दूसरा आपने कहा कि भाई अगर कोई स्पूफ कर रहा है, आपको जो है गलत कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है, तो कोई भेज रहा है आप कह रहे हैं, तो वो भेजने वाला कौन है? और अगर भेज रहा है तो वो यही चाह रहा है कि आपका प्लेन क्रैश हो, क्योंकि अगर उसको गलत कोऑर्डिनेट मिलेगा, मान लीजिए उसको रनवे की जगह वो खेत में उतार रहा है, तो प्लेन का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर ये हैकिंग है तो 1% के लिए अगर हम मान रहे हैं हैकिंग है, तो इसका मतलब फिर देश एक बहुत बड़े हमले से फिर बचा है। अभी आपने देखा होगा कि ATC जो अपना टावर्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनकी वजह उसमें क्रैश आया। अभी अपने दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल पे बात कर रहा हूँ मैं, हार्डली 4-5 दिन पहले की बात है, और उसके बाद पूरे दिन फ्लाइट डिले हुई 300-400। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जीपीएस वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये भी हुआ है, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। तो उस वजह से ऐसा और लगता है कि कोई है जो मल्टीपल वेज ऑफ डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहता है, और उसकी वजह से शायद जो वो मेन स्ट्रीम टेररिस्ट हैं उनको कवर मिल जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हो गया, फोकस वहाँ हो गया, तो हो सकता है कि उनको अपना काम करने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, ऐसा भी होता है। तो साइबर स्पेस में लगातार इस तरह के अटैक इंडिया झेलता रहा है। साल भर में करीब 15 से 20 लाख अटैक तो होते ही हैं। 20 लाख अटैक आराम से। आप यदि सर्ट जाएंगे, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो भारत की है, सर्ट, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं संजय बहल जी, कभी जाइए, मैं आपको लेके चलूँगा, उनसे मिलवाऊंगा। तो उनके यहाँ एक यूनिट है CSK करके, साइबर स्वच्छता केंद्र करके। वहाँ एक फ्लोर पर उन्होंने वॉल मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा रखे हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जितने भी क्रिटिकल असेट वो लोग मॉनिटर करते हैं कि उनका ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है।
तो कितने अटैक हुए दिन भर में और कितने एनोमलीज डिटेक्ट हुई हैं और उसके बेस पे उनको इन्फॉर्म किया गया और वो अटैक फेल हुए हैं। तो आप वो पूरा नंबर्स देख सकते हो। क्रिटिकल एसेट बोले तो जैसे एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस है, हेल्थ केयर सेक्टर है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हम क्रिटिकल सेक्टर्स बोलते हैं। तो इन पर आप कह रहे हैं दिन भर अटैक होता रहता दिन है? भर साल में 20 लाख से 20 लाख से ज्यादा अटैक होता है और ये सीरियस अटैक की बात कर रहा हूं मैं। ओह माय गॉड। और आपको एक न्यूज में नहीं आता, एक आता आ गया, चलो एम्स का आ गया या इंडियन ऑयल का आ गया, लेकिन 99.99% टाइम हम रोकते ही हैं, लेकिन उसके लिए किसी को कोई वाही नहीं मिलती है क्योंकि पता नहीं चलता। सेम हैपेंस विद डिफेंस फोर्सेस। आपने देखा कि जो हमारी आईबी है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, इन्होंने ये अरेस्टिंग करीब एक हफ्ते पहले शुरू कर दी थी, 10 दिन पहले, और हमें पता पड़ रहा था, हर आदमी समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और उनको भी पता था। तो होता क्या है कि टेररिस्ट इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि यदि आपने सबको नहीं पकड़ा एक साथ जल्दी, तो एक कोई पैनिक में कुछ एक्शन ले लेता है। और उनको तो एक करना है, आपको तो सबको पकड़ना है। उनको पता है कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट हो ही जाएगा ना। नहीं, दूसरी बात एक और चीज़ है अमित भाई कि जैसे मान लीजिए इसी केस की अगर बात करें, फरीदाबाद में इतने किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, ये खबर चल गई, या फलाना डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था, ये तब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाते जब तक कोई लाल किला की घटना नहीं होती। आपको लगा अच्छा पकड़ा गया, चल ठीक है, दूसरी न्यूज लगा भाई कोई गाना लगा, पकड़ लिया। आपको नहीं पता होता कि 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? 2600 किलो। 2600 किलो ये है क्या? ये तो अंदाज ही नहीं है ना लोगों को। या वो जो केमिकल वेपन बना रहा था, रिजिन जो, वो ये सारी चीजें सिर्फ पकड़ने के समय पर भी आइडिया लग जाए। इनफैक्ट मुझे आश्चर्य पता सुशांत क्या होता है कि ये होने के बाद भी कई लोगों को नहीं होता। जैसे अभी भी मैंने तो कई बार लोगों से कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही थी, एक तो मुझे खुशी है कि चलिए आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को समझ में आएगा कि सुरक्षा एजेंसीज क्या करती हैं और कैसे करती हैं और कितना डिफिकल्ट काम है। दूसरी बात कि लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि 20 कम से कम 20, चूंकि 20 टाइमर मिले, कम से कम 20 टेररिस्ट अटैक नहीं हुए हैं, कम से कम लाख लोग बचे हैं, क्योंकि वो राइसिन वाला अटैक नहीं हो पाया। 10 लाख कम से कम, आप सोचिए। तो ये लाखों जिंदगियां बच गई, आप ये नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हैं कि भाई उसने पैनिक में जो है वो एक जगह बम फोड़ दिया है। और ये भी हो सकता है कि कई लोग मर भी रहे हो, हमें नहीं पता। हाँ, ये तो अभी खुलेंगी चीजें। जो वो बना रहा था केमिकल वेपन, हमने उसके ऑपरेशन से पहले ही पकड़ लिया, या वो ऑलरेडी कुछ लोगों पे ट्राई कर चुका है, हमें क्या पता। या जैसा आप कह रहे हैं कि साल भर में 20 लाख साइबर अटैक्स हो रहे हैं देश के क्रिटिकल एसेट्स पे, उनमें से एक भी, दो भी सफल हो जाएं तो क्या से क्या हो सकता है देश की इकोनॉमी से लेकर हर चीज पर। अरे, और यही टारगेट है उनका। देखिए, भारत की इकोनॉमी चूंकि स्टेबल है और ग्रो कर रही है, उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ये टेररिस्ट अटैक से जो 10-12 लोग ने जान गंवाई है, उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इम्पैक्ट हुआ है कि अच्छा, अनस्टेबल, इनसिक्योरिटी, टूरिज्म इम्पैक्ट हो गया, सारे भागेंगे अभी यहाँ से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो गया, पैसा मत डालो, पता नहीं कभी कुछ हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट, हम तो उस एज ग्रुप में हैं जब चाइना पूरी तरीके से ग्रो कर रहा था 80 के दशक में, 80 और 85 से लेकर 95 तक। दैट वाज द टाइम जब एकदम से पीक पर पहुंचा। भारत क्या कर रहा था? भारत ने उस 10 साल में कम से कम 10 गवर्नमेंट देख ली होंगी। मतलब एवरी नाउ एंड देन वी वर स्ट्रगलिंग टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। फिर इलेक्शन हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर कोई 3 महीने बन रहा है, फिर कोई 6 महीने बन रहा है, ये चल रहा था। उसने हमें सालों पीछे कर दिया। हम करीब 50 साल पीछे हैं आज की डेट में। हम चाइना को मैच भी करना चाहेंगे तो हमें उतना टाइम लग जाएगा। ये देखिए ना, आपके 10 साल की गवर्नेंस, यदि आपके 10 साल स्टेबल गवर्नमेंट है तो आप कहां पहुंच गए? 3 देशों की इकोनॉमी पीछे छोड़ दिया। और अगर दुनिया में अपॉर्चुनिटी थी कि चाइना उसको कैप्चर कर पा रहा था तो हमारे लिए भी थी। लेकिन हम शाबानो और कमंडल मंडल में कैसे कोई फैक्ट्री लगाए जहां पे हर दिन ब्लास्ट हो रहा है? 2000 से लेकर 2010-11 तक आप देखिए, हर साल 6-7 ब्लास्ट होते थे। तो कैसे कोई पैसा लगा देगा यार? कोई पता ही नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। और आज भी लोग इसको वैल्यू नहीं करते कि पिछले 11 साल में किसी बड़े शहर में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। एक अभी हो गया और वो भी उसने आनन फानन में कर दिया, तो उसको आप क्या ही रोकते। लेकिन 11 साल से आप सेफ हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है लोगों की, कोई अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी। एंड आई डोंट वांट दैट, बट एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो रखिए। अप्रिशिएशन छोड़ दीजिए कि भाई आज की डेट में, जो मैं अभी सोनभद्र गया जैसे, तो सर बनारस से सोनभद्र, मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो सर 2 घंटे, 5 घंटे लगते थे पहले।
मैं चौंकी, मैंने कहा 2 घंटे यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, स्मूथ हाईवे। मैं राठ में रहा हूँ, हमीरपुर में एक कस्बा है, 5वीं तक वहाँ पढ़ाई की मैं, छोटा वहाँ, और मेरा दादा दादी झांसी रहते थे, तो हम बार बार साल में 5-6 बार तो आते थे झांसी। 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर होगा सर, 5 घंटे लगते थे मुझे याद है, 5 से 6 घंटे मिनिमम, क्योंकि वो 1 घंटा बस रुकती भी थी। आज 1.5 घंटे 2 घंटे। तो हम जब देख रहे हैं ना चीजें कि यार ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं पढ़ाई करता था जब IIT में गया हूं मैं वो जो पेट्रोमैक्स होती है ना, उसमें पढ़ाई की, क्योंकि यूपी में लाइट नहीं आती थी। यूपी में लाइट थी 4-5 घंटे आ रही तो बहुत बड़ी बात है, इन्वर्टर भी चार्ज हो जाए तुम्हारा। तो जब पेट्रोमैक्स में आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि इतने गर्मियों के दिन में तो फिर हम पानी से धोते थे और वो कीड़े आ रहे हैं, फिर पढ़ाई करते थे। ये टाइम से हम यहाँ पहुंचे, आज लाइट नहीं आ तो रही है, तो डिफरेंस नहीं पता लोगों को, मतलब आज की जनरेशन तो नहीं समझ पाएगी। देखते हैं लेकिन रियलाइज नहीं करते, वो वाला हिसाब है। जैसे वही अभी हमने कहा ना कि टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, इसकी वैल्यू नहीं है, नहीं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे ही आतंकी भी जो है वो अपना दिमाग चलाते रहते हैं। मुझे ये बताइए अमित भाई कि अब चूंकि ये GPS स्पूफिंग हो गई, कई लोगों के मन में ऑलरेडी एयर इंडिया क्रैश के बाद जो है वो डर था कि फ्लाइट में बैठे ना बैठे, अब GPS स्पूफिंग हो गई। क्या फ्लाइट में बैठना सेफ है? जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो कितनी सेफ होती है? और दूसरा कि वो जो एयर इंडिया क्रैश हुआ, क्या संभव है कि उसको बाहर से कंट्रोल किया गया हो? मतलब क्योंकि एक जो कॉन्वर्सेशन बाहर आई कि एक पायलट ने दूसरे से कहा कि तुमने ये बंद क्यों किया, और उसने कहा कि मैंने कहाँ किया। क्या ये कॉन्वर्सेशन, अभी तक तो ये था कि भाई इसने किया उसने किया, ये क्या ये संभव है कि जो कॉकपिट में था ही नहीं उसने उसको बंद किया हो कोई अटैक करने के लिए? देखिए, मैंने इस घटना के बाद एक पूरे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में इस चीज़ को एनालाइज किया था हर एंगल से। मैंने 6-7 ऐसे केसेस बताए थे जो पहले हुए हैं, सेम फ्लाइट, बोइंग का जो ये मॉडल था उसी के ऊपर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई थी। लेकिन यदि किसी को ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो वो किसी एक फ्लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बार बार भी कर सकता है, किसी ने रोका तो है नहीं, क्योंकि अभी तक रूट कॉज तो आपको पता ही नहीं। 2 चांसेस हो सकते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी थी पर वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, जैसे कि पुराने जो प्लेन चल रहे हैं उसमें कई बार वो अपग्रेडेशन होते ही नहीं है और वो रह जाती है वल्नरेबिलिटी, और उनको पता है कि साहब इस प्लेन में है जो अपग्रेड नहीं हुआ है, तो इसमें तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। ये हो सकता है, क्योंकि जिस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ कि एक मैं हैकर का नाम ही मिस कर रहा हूँ, उसने जो दिखाया था कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू ये थ्रस्ट कंट्रोल किया था, थ्रस्ट कंट्रोल किया था, वो यही मॉडल था। और उसके बाद उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने बिना परमिशन के फ्लाइट के अंदर बैठ के पूरा वीडियो बनाया और दिखाया। तो ये रिस्क तो था। उसके बाद उन्होंने फिक्स किया होगा कि भाई इसको हटाया जाए। हो सकता है कि हजारों फ्लाइट्स में से कुछ ऐसी रह गई हो कि उन्होंने कहा इसको अपग्रेड नहीं करो, अभी चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लाइट ऐसे चलती हैं जैसे कि रोडवेज की बस, मतलब 20 मिनट का हॉल्ट टाइम नहीं होता है, उनके पास जा रहा है फिर आ रहा है। तो देयर आर फाइनाइट प्रोबेबिलिटीज कि वो ना अपग्रेड हो और ये चीज लीक हुई हो और उसकी वजह से फ्लाइट क्रैश हुई। सो आई एम नॉट डिनाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रूट कॉज तो अभी तक क्लियर है ही नहीं। और ऐसा नहीं होता, जो पायलट होता है, इतने अनुभवी पायलट होते हैं, ऐसी गलतियां नहीं होती कि जिस तरह से आप उनको ब्लेम कर दें कि नहीं उन्होंने इंजन ऑफ कर दिया या वो ऐसे खुद मर जाएंगे भाई, वो कोई फिदाइन हमलावर थोड़ी बैठे हैं। उस समय उनका काम ही, मेजर काम उनका टेक ऑफ और लैंडिंग ही है। उसके बाद तो वो ऑटोमोड में वैसे ही चलता है। उस समय तो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और 2 होते हैं, यदि एक गलती करेगा तो दूसरा है भी। सो मेरे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ टेक्निकल फेलियर, ग्लिचेस, 2 कारण हो सकते हैं। या तो फ्लाइट की मेंटेनेंस वीक थी और उसमें कुछ ऐसी चीज़ रह गई, क्योंकि मेंटेनेंस कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबल कर दिया। ये भी बताया गया था शायद टर्की की कोई कंपनी थी जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिए बैठी थी, तो उस पर भी उंगलियां उठेंगी। और दूसरा कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी थी जो अपग्रेड नहीं हुआ था, इस वजह से रह गई और वो एक्सप्लॉइट। पायलट ने किया, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। आई नेवर कंसीडर दोस पॉसिबिलिटीज। या उस प्लेन की कोई अपनी मशीनी गड़बड़ी हो? ये वो मैं कह रहा हूँ मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि उसका रेगुलर चेकअप प्रॉपर नहीं हुआ और उसमें कोई इस तरह की खामी रही हो। चूंकि उसकी इंजीनियरिंग को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ, तो वो मैं अदर डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मेंटेनेंस नहीं होती, रेगुलर होती है। पर मुझे ये पता है कि जैसे मेरी कुछ जो सिस्टम के लोग हैं उनसे बात हुई, एयर इंडिया के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने ये कंप्लेन जरूर की कि हम उतना वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास इतना प्रेशर होता है फ्लाइट को यूज़ करने का कि मेंटेनेंस के लिए वो उतना वक्त नहीं होता। तो चांसेस तो रहेंगे ही।
अमित भाई, लेकिन मोटे तौर पे हालांकि फिर भी सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है फ्लाइट को, क्योंकि हज़ारों फ्लाइट्स रोज़ बिल्कुल। उड़ती हैं। हाँ। और साल में 2 साल में कभी कोई एक घटना हो गई तो वो चीज़ होती है, उससे ज़्यादा तो सड़क हादसे होते हैं बिल्कुल, जिसमें हम बिल्कुल। रोज़ हाँ, चल हाँ। रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये सारे खतरों की बात कर रहे हैं, एक बड़ा खतरा हम सब अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं और वो है ये मोबाइल, जिससे जुड़े खतरों के बारे में हम उतना अवेयर भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में हम लोगों को अवेयर करें। एक तो पहले ये बताइए कि क्या आप लाइव हैक करके दिखा सकते हैं, या क्या जानकारी हासिल की जा सकती है किसी के मोबाइल से? हैकिंग के लिए तो पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। हाँ। देखिए मैं कुछ, लेकिन हो जाता है। हाँ, मतलब आपसे कुछ गलती कराई जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप के बिना इन्वॉल्वमेंट के मैं कुछ हैक कर लूंगा। आई डेफिनेटली, तो हमेशा एक लाइन में बोलता हूं कि हैकर्स विल नेवर रीच योर डिवाइसेस, और हैकर विल नेवर रीच टू यू थ्रू योर डिवाइसेस, हैकर विल ऑलवेज रीच टू योर डिवाइसेस थ्रू यू। वो डिवाइसेस के थ्रू आपको हैक नहीं करता है, वो आपके थ्रू डिवाइसेस को हैक करता है। सो 95% टाइम इट्स ह्यूमन जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद वो कोई गलती करेगा और मैं उसकी डिवाइस हैक करूँगा। फिर चाहे उससे QR कोड स्कैन करा लेना है, चाहे कोई लिंक क्लिक करा लेना है, चाहे कोई ऐप इंस्टॉल करा लेना है, चाहे कोई क्या कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सेट करा देना है, या कॉल मर्जिंग करा देना। ये कुछ टेक्निक है जो आप ही करते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे क्या हो जाएगा। स्क्रीनशॉट शेयर करा देना है, बहुत सारे ऐसे सोशल मैनिपुलेशन टेक्निक आती हैं जिसको लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही गलती की वजह से वो OTP बाहर जा रहा है, या वो गलती की वजह से पैसे निकल रहे हैं। जैसे हम एक कैंपेन चलाते हैं कि डोंट शेयर OTPs। आज तक कभी किसी ने कोई ऐसे OTP शेयर नहीं किया। ऐसे नहीं होता कि सुशांत जी अपना OTP दीजिए, हाँ हाँ लीजिए, अरे वो बैंक वाला चाहिए, हाँ वो भी लिखिए। तो इस कैंपेन का मतलब क्या है? मतलब हम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो OTP बांटते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कोई OTP ऐसे नहीं देता। OTP कभी दिया नहीं जाता, OTP हमेशा लिया जाता है। और जब तक आपको वो तरीका नहीं पता कि वो लेगा कैसे, तब तक आप गलती करोगे। कैसे लेता है? अभी जैसे दिवाली के पहले कई सारे डॉक्टर्स के WhatsApp हैक हुए, तो उनको एक कॉल आया कि आपको गिफ्ट भेजना है। उनके हाँ मैं फल वाली फार्मा कंपनी से बोल रहा हूँ, कहाँ भेज दीजिए। बोले नहीं, इस बार थोड़ा ज्वेलरी है, कॉस्टली मटेरियल है, तो परमिशन चाहिए कि कोई आपको टैक्सेशन का इशू तो नहीं। बोले नहीं भेज दो। नहीं सर, ऐसे तो आप कोई भी परमिशन दे देगा। तो हमने सर्वर बेस्ड सिस्टम बनाया है, सर्वर से आपको एक मैसेज आया, उस पर एक कोड होगा, वो आप डायल कर देना, तो आपकी परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी और वहाँ से अपने आप डिस्पैच हो जाएगा। हम लोग इन्वॉल्व हैं ही नहीं बीच में, मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ प्रोसेस। हाँ बोले ठीक, कोई बात नहीं। उनको तो ज्वेलरी चाहिए, तो वहाँ से एक SMS आया, उस पर एक कोड था *62* मोबाइल नंबर हैश, या *401* मोबाइल नंबर हैश, या *21* मोबाइल नंबर हैश, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटर। उन्होंने वो डायल कर दिया और नेक्स्ट मोमेंट उनका WhatsApp हैक हो गया, सिर्फ डायल करने से? सिर्फ डायल करने से। अब इससे होता क्या है, जब वो कोड आप डायल कर देते हैं तो आपके कॉल कंडीशनली किसी और को फॉरवर्ड होने लगता है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप बिजी हैं और उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा। आप पॉडकास्ट में बैठे हैं, अभी कोई कॉल आएगा तो उसको चला जाएगा। यदि आप रिकॉर्डिंग में हैं या आप शो कर रहे हैं, तो जज है, तो जब वो अपना बेंच पे है तब तो वो कॉल नहीं उठाएगा ना। फ्लाइट में है, बेसमेंट में है, सो रहे हैं, रात में तो सारे ही लोग फ़ोन नहीं उठाते। आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। क्रिमिनल आपके OTP कॉल पे मंगाएगा, जब आप कॉल नहीं पिक कर पाते हो, वो कॉल उसको चला जाएगा, वो OTP सुन लेगा और आपका पैसा निकल जाएगा। तो गलती आपने क्या की, कोड डायल किया। और वो तो आप फीचर फ़ोन में भी कर सकते हो, वो तो आप iPhone में भी चलेगा, वो तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगा। तो उसने WhatsApp हैक करके किया क्या फिर उन लोगों के साथ? फिर वो क्या करते हैं, नॉर्मली आपके सारे नेटवर्क के लोगों को मैसेज भेज के पहले तो उनको हैक करते हैं आपकी तरफ से, या तो पैसे मांगेंगे कि यार मैं अर्जेंसी में फंसा हूँ, जरा भेजना, शाम तक दे दूंगा। अब इतना प्रोमिनेंट आदमी 50,000 1 लाख मांगेगा तो लोग 10 में से 1 दे भी देते हैं, उसको वही तो चाहिए। एक भी फंस गया तो क्या दिक्कत है। और तो जब मैं WhatsApp खोलूंगा, जैसे हमको अपना दिखता है, तो मुझे दिखेगा कि उस आदमी को मैसेज गया है? आपका तो चला गया ना, आपका तो लॉग आउट हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे आपका लॉग आउट होगा, फिर आप दोबारा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, 7 दिन तक नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर देगा। और यदि किसी ने फर्स्ट टाइम 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप किया है, तो WhatsApp की पॉलिसी है कि 7 दिन तक उसको रीसेट नहीं कर सकते। तो 7 दिन तक आदमी फड़फड़ाता रहता है। मेरे पास बड़े बड़े लोगों के कॉल आते हैं, साहब WhatsApp रिकवर करा दो सर। लेकिन जो पॉलिसी है, वो 7 दिन बाद ही रीसेट होगा। भले ही सिम आपके पास है, आपको OTP भी आ रहा है, पर वो OTP अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जब तक वो, अब ये बचने का तरीका है क्योंकि आप पहले से 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लें, क्योंकि लोगों के है ही नहीं। WhatsApp सेव करना है तो एक ही ट्रिक है, सिंपल सी, WhatsApp की सेटिंग्स में जाएं,
अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें तीसरा ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करें, उसमें 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कोई ऐसा कोड हो जो किसी को भी नहीं पता है, आपकी वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी नहीं। वो कोड यदि आपने किसी को नहीं बताया तो आपके व्हाट्सएप को कोई हैक कभी कर ही नहीं सकता, भले ही OTP ले ले, भले ही फ़ोन चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, जब तक वो 6 डिजिट का कोड नहीं डाला जाएगा व्हाट्सएप एक्सेस नहीं होगा। तो इतनी सी सेटिंग है, कर लें, बचे रहेंगे, वरना तो OTP चुराने के आज 12 तरीके हैं, कल 15 हो जाएंगे, वो तो निकलेगा। तो अभी हम लोग एक और प्रोसेस पे काम कर रहे हैं कि बिना OTP ऑथेंटिकेशन हो जाए, हैं ऑलरेडी जैसे गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, पर बैंकिंग सिस्टम में नॉर्मली ऐसा हो जाए, क्योंकि OTP का सिस्टम वल्नरेबल है। और आपको बता दूं कि ग्लोबली OTP इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट वे ऑफ ऑथेंटिकेशन, क्योंकि उसमें वल्नरेबिलिटीज थी। इस वजह से इंडिया में ज़्यादा हर जगह तो बिना OTP के कैसे होगा फिर? बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स होते हैं। इनफैक्ट आप गूगल के यदि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म देखेंगे तो ऐप ऑथेंटिकेशन होता है, उसके अलावा डिवाइस ऑथेंटिकेशन होता है, ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशंस भी होते हैं, और आप यदि एक ही नेटवर्क में हैं ट्रस्ट लेवल क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप घर से नॉर्मली पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं और अचानक आप किसी दूसरे नेटवर्क से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट लेवल गिर जाएगा और वो शायद आपको वेरीफाई करेगा किसी और मैकेनिज्म से भी। तो इस तरह की चीज़ें AI के थ्रू आसान हो गई हैं, एंड टू ऐड सिक्योरिटी लेयर्स इन दी ट्रांजेक्शंस, बायोमेट्रिक लेयर्स भी ऐड की गई हैं। अभी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो आपका फिंगरप्रिंट बेस्ड ऑथेंटिक करके, मतलब बाकी भी ऑथेंटिकेशन होंगे पर ये भी होगा, तब जाके अमाउंट होगा। तो जब नॉर्मली जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें वो यूज़ होता है। फिर टोकनाइज्ड सिस्टम्स आ गए हैं, कार्ड्स होते हैं जो जैसे आपका DSC होता है ना, डिजिटल सिग्नेचर, उस तरह के कार्ड्स होते हैं, तो यू कैन वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन थ्रू दैट। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स ऐड किए गए ताकि OTP से बचा जा सके। OTP से बचने के लिए एक तो आपने ये WhatsApp वाला बताया कि भाई 2 वे ऑथेंटिकेशन ज़रूर कर लें सारे लोग, इनेबल। दूसरी चीज़ कि अब किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी नंबर दे उस पर नहीं करना है। ये बोलते तो हैं, लेकिन आदमी फंस ही जाता है। आदमी को लगता है यार ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा होगा, ये हो सकता है मेरे बैंक से कॉल कर रहा होगा, ये होगा। कोई तरीका है उसको उस OTP के का जो हथियार लोग यूज़ कर रहे हैं आपके मोबाइल को हैक करने, अकाउंट को हैक करने के लिए, उससे बचने का कोई रामबाण है क्या? देखिए, एक ऐप तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा, उसमें क्या है कि 4 तरीके से वो आपको बचा सकता है। हमारे पास अभी जो कॉमन कंप्लेन आ रही है उसमें या तो आपने QR कोड स्कैन किया होगा, या लिंक क्लिक किया होगा, या कोई ऐप इंस्टॉल की होगी, या कोई वाईफाई से डेटा निकला होगा। यही 4 अटैक वेक्टर्स हैं। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 35,000 रुपये निकल गए अच्छा, OLX फ्रॉड से। तो वो सोफ़ा बेच रही थी, तो उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि सोफ़ा तो बड़ा अच्छा है और मैं ख़रीद लेता हूँ, और मैं ये मेरा ID है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये सब उसने भेज दिया, तो मैं आपको कुछ एडवांस पे कर देता हूँ, आप UPI। उन्होंने कहा पहले आके देख लो। मैंने देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, मैं कल आ रहा हूँ, सीधे पिक कर लूँगा, आप ये लीजिए एडवांस, 10,000 मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। तो 10,000 के लिए आपको UPI तो यूज़ करते होंगे, तो पेटीएम लिंक भेज देता हूँ, तो फ़ोनपे लिंक भेज देता हूँ, तो ठीक है मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, आप क्लिक कीजिए, आपको 10,000 आ जाएंगे। 10,000 मैं आपसे को कल दे दूंगा, तो 10,000 तो आप ले ही लीजिए। तो 10,000 के लिए रहा लिंक, तो 10,000 का लिंक ये रहा, तो 10,000 तो आपके अकाउंट में आज ही आ जाएगा। भेज दिया साहब, लिंक क्लिक किया तो मैडम के 10,000 निकल गए। उन्होंने कॉल किया, अरे यार यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, मेरे चले गए 10,000। अब बंदा बिल्कुल कूल और काम होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस करना, उसने 10,000 10 बार बोला, तो चाहता तो एक बार भी बोल सकता था। वो इसलिए बोला क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, हम सब ChatGPT की तरह ही हैं, डेटा का ही प्रोडक्ट है। तो आपके दिमाग में कोई सामने बार बार चीज़ बोली जाएगी ना रिपीट मोड में, तो आपका दिमाग उसमें अटक जाता है और आप बाकी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। जैसे कि जब आप जब तब करते हो तो आप एक चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो क्यों? क्योंकि आप डिटैच करना चाहते हो अपने आप को सराउंडिंग से, एंड यू वांट टू फोकस देयर। बट वही चीज़ क्रिमिनल अपने फ़ायदे से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ब्रेन तो वैसे ही काम करेगा। तो बिल्कुल उसके बाद वो कूल हो जाएगा, क्योंकि आपको दूसरी कमी आपके ब्रेन की है कि जब आदमी कूल होकर झूठ बोल रहा है ना, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो, और गुस्से में सच भी बोल रहा है तो आप इग्नोर करते हो, तो अल्ट्रा कूल हो जाएगा। ओह मैम व्हाट, ओह नो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, एंड सो एम्बैरसिंग, एंड मैंने गलती कैसे कर दी, मैंने गलत लिंक क्रिएट कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, आपको 20,000 दे देता हूँ, 10,000 जो मैंने गलती से आपसे ले लिया है, 10,000 जो मुझे आपको देने हैं, 20,000 का लिंक है, मैं 20,000 का लिंक अभी आप क्लिक कर लीजिए, 20,000 आ जाएगा। मैंने क्लिक किया तो 20,000 चले गए। शी कॉल्ड बैक, अरे यार आई लॉस्ट 30,000, क्या कर रहे हो तुम?
अब उसके पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई, मैम माई किड वॉज नॉट वेल एंड शी वॉज क्राइंग, एंड मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, मैंने फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा आपको, एक आर्मी ऑफिसर से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ 50,000 का, 30,000 जो मैंने गलती से आपसे ले लिए, 20,000 जो मुझे आपको देने, तो मैं 50,000 का लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कर लीजिए, 50,000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, मैं 50,000 का लिंक है, प्लीज ले लीजिए, अभी आ जाएगा। क्लिक किया तो 50,000 चले गए। आपने देखा 20,000 के सोफे के लिए लोगों के लाख 1.5 लाख निकल जाते हैं, तब दिमाग में आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती क्या हुई, सोचिए 2 सेकंड, क्या गलती थी? कि लिंक क्लिक करने पे पैसा कैसे आएगा, वो तो ऐसे ही आना चाहिए ना। लिंक क्लिक करने पर पैसा कैसे आएगा, फाइनेंशियल सिस्टम का एक बेसिक थंब रूल है, और ये सारी ऑडियंस के लिए है। यदि वो आपके दिमाग में बैठ गया है तो आपके साथ 70% साइबर क्राइम नहीं हो सकता, गारंटेड नहीं हो सकता। जो लोग गलती करते हैं, जो आपने अभी बताया कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आना है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना, लक्ष्मी अपने आप आती है खर्चा करने के लिए एफर्ट लगाना है। अब आप गौर से देखना, अरे वो आपके पापा ने कहा कि रेंट भेजना था तो रेंट के लिए मैं लिंक भेज रहा हूं, तो आप रेंट ले लीजिए, तो मैं लिंक भेज रहा हूं तो रेंट तो आ ही जाएगा। अरे वो आपका डिविडेंड पड़ा हुआ है इंश्योरेंस का, वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मैं एक ऐप भेज रहा हूं तो आप इंस्टॉल कीजिए। अरे वो आपके लॉटरी का पैसा आपको ट्रांसफर करो, पैसा आ रहा है। जब वो फ्रॉड हुआ है तो उसके अकाउंट में पैसा आ रहा था और वो खुद कुछ किए जा रहा था। भाई तेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तू खुद कुछ क्यों कर रहा है? फोन दूर रख दे। जैसे कोई कहे कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, उससे को दूर रख दो, फोन डाल दो। यदि उसके पास आपका मोबाइल नंबर है तो यूपीआई 1 लाख तक अलाउ करता है। सही बात। मैं बिना पूछे ट्रांसफर कर सकता हूं। तो क्या आप कुछ किए जा रहे हो यार? मैंने एक वीडियो बनाया आरजे रौनक के संग, रेड एफएम पे मेरा शो आता है हिडन फाइल्स, तो मैंने उसको बिठाया, उसको लिंक भेजा, उसने क्लिक किया और उसके 200 रुपये मेरे पास आ गए। तो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके बोला कि देखिए जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे, और जो उसको पैसे लेने हैं उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप OLX फ्रॉड से बचें, ऐसे ट्रैप ना हो। और एक अच्छा अवेयरनेस वीडियो बना के मैंने सारे दोस्तों को भेज दिया, सारे आर्मी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, IAS IPS जजेस, सबको। अगले हफ्ते मेरे ही सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का फोन आया जो एक IT कंपनी के CEO है। अमित जी 45,000 चले गए। मैंने कहा कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार तुम्हें वीडियो बना के भेजा था। बोले देखा, मैंने पूरा वीडियो देखा। मैंने कहा पैसे कैसे गए? अरे बोले तुमने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। आप सोचो दिमाग कैसे काम करता है। मैं जो बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आज आपको मैं बता दूं कि भाई लिंक, जैसे आपने बोला, कल मैं बताऊंगा QR कोड से भी निकल रहा है, परसों बताऊंगा कॉल फॉरवर्डिंग से निकल रहा है। पहला थंब रूल याद रखना, कुछ करो ही मत। पैसा आ रहा है तो दूर रख दो भाई, डिविडेंड आ रहा है डाल दे। जब इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आ रहा है, मैं बैंक से बोल रहा हूं KYC करना, जरा OTP बताना, भाई बैंक ही OTP भेजता है। तो वो मेरे से क्यों पूछ रहा है, तू ही देख ले। हाँ, ऐसा मेरे पास भी कई बार आया है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि झूठे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, किसी और पे ट्राई करो। तो इसलिए और उम्मीद करता हूँ कि वो भी अवेयर हो। दिन बन गया उसका। 10 में 10 नहीं फंसेंगे, पर सवाल यह है कि 10 में 10 नहीं फंसेंगे एक चाल से, पर 10 में 10 फंसेंगे क्योंकि उनके पास 15 चालें हैं। तो अटैक वेक्टर भी तो वेरी कर रहे हैं। तो आप यदि मान के चल रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है और आप सेफ हैं, तो ये भी एक मिथ है। नहीं, ये आपने पहली चीज तो बहुत बेसिक बता दी कि कोई भी आपके अकाउंट में कोई पैसा डालने की बात करता है, उसको बोलिए कि मैं कोई लिंक क्लिक नहीं करूंगा। अगर तुम कर सकते हो तो करो, नहीं तो भगवान तुम्हें भी सुखी रखे, मुझे भी सुखी रखे। और एक और तरीका होता है, वो कहते हैं साहब वो मैंने गलती से आपके अकाउंट में 50,000 डाल दिए, प्लीज वापस कर दीजिए, ऐसे करके। और लोग कन्विंस हो जाते हैं, जबकि 90% टाइम तो आपके अकाउंट में पैसे आते नहीं, वो तो एक SMS बना के भेज देते हैं, और आप चूंकि दूसरे का नुकसान नहीं देख सकते, द्रवित होकर पैसे वापस कर देते हो जो आपके अपने होते हैं। 10% टाइम आते भी है, तब भी आपने वापस नहीं करने। आप खुद बैंक पे एक डिस्प्यूट रेज करो कि ये अनऑथराइज पैसा आया है, बैंक वापस करेगा, आप मत ट्रांसफर करो। यदि कल के दिन आ भी गया है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, देयर इज अ मेथड। क्योंकि आपने यदि कर दिया तो भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि वो पैसा उसने वो जिस अकाउंट से डाला होगा ना, वो एक फ्रॉड का अकाउंट होगा। अब आपने किसी और तो चेन हो गई ना, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जिस दिन उस पर पुलिस कंप्लेंट होगी उस अकाउंट पर, तो वो चेन के सारे, क्योंकि आपने तो आगे ट्रांसफर कर दिया ना, सो यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द गेम।
तो आप मूव मत करो पैसा, यदि आपके अकाउंट में आ गया तो पैसा वहीं रोक दो, तो आप सेफ है। काहे झंझट में पड़ रहे हो, क्योंकि वो दूसरे अकाउंट में डलवा के आपको भी फंसा देगा। सबसे लेटेस्ट आपने जो ये फ्रॉड देखा है वो कौन सा देखा है, उसका किस्सा बताइए जरा। अभी मैं नागपुर कमिश्नरेट ट्रेनिंग देने गया, तो डॉक्टर रविंदर सिंघल जी हैं कमिश्नर, तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग सारे जो साइबर सेल थे उनके ACP, इंस्पेक्टर, IOs वगैरह बैठ गए, तो उनके संग में जो कंटेम्प्रेरी अभी केसेस आए हैं उनको डिस्कस कर रहा था कि क्या मोडस ऑपरेंडी है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हें एक केस बताया, बोले साहब आजकल एक बड़ी कंप्लेन आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और UPI से पैसे निकल जाते हैं। तो हमने ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं साहब, हो रहा है। फ़ोन जैसी चोरी हुआ 15-20 मिनट में UPI से पैसे निकल गए सारे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आईफोन के संग भी बोल रहा। हाँ बोले आईफोन के संग भी हो रहा है, आईफोन चोरी होता है पैसे निकल जाते हैं। तो आइडियली आप सोचिए, हम दोनों बैठ के सोचते हैं कि भाई फ़ोन चोरी हुआ तो उसको पहले तो फ़ोन को अनलॉक करना है, उसका पिन पता होना चाहिए, हो सकता है वो फेशियल हो, बायोमेट्रिक हो, आजकल तो सारे फ़ोन में है। फिर उसको UPI का पिन चाहिए। जब तक वो 2 लेयर क्रॉस नहीं करेगा वो पैसे कैसे निकाल रहा है? तो सोचो पैसे कैसे निकल रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट है, ये किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला क्योंकि अभी पिछले हफ्ते का 4 दिन पहले का डिस्कशन है। तो मैंने थोड़ा गूगल किया, निकाला कि कैसे हो सकता है। तो पता पड़ा कि UPI आप फीचर फोन में भी कर सकते हैं। फीचर फोन मतलब कीपैड फोन जो होते हैं, अच्छा कीपैड, जो स्मार्ट नहीं है, जो स्मार्टफोन नहीं है, जो पहले फोन आते थे ना, आज भी चलते हैं, उसमें भी UPI पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आपको *99# करके कोई MMI कोड है वो डायल करना होता है। तो आपको एक मेनू ऑप्शन खुल जाता है एंड देन यू कैन टाइप अमाउंट एंड द डेस्टिनेशन नंबर, जहां पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये फैसिलिटी है NPCI देता है। तो आपका सिम डाला और वो फीचर फोन के थ्रू ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपका UPI पिन कैसे पता उसको? UPI पिन तो तब भी मांगेगा, चाहिए ना, फोन की जरूरत नहीं है लेकिन पिन UPI की तो चाहिए ना। तो उसी ऑप्शन में UPI पिन रीसेट करने का भी ऑप्शन होता है। ओके, तो आप रीसेट कर सकते हो बिना पिछला UPI पिन डाले, बिना पिछले UPI पिन। लेकिन उसके लिए एक और चीज वो मांगता है जो मैं नहीं बताऊंगा, वरना ये चीज मिसयूज होने लगेगी। देयर इज अ ट्रिक टू बाईपास दैट, बट वो है पॉसिबल। और उस वजह से चूंकि उन्होंने सीख लिया, वो रेडी होते हैं उस चीज को लेकर, तभी तो वो इतनी जल्दी निकाल लेते हैं। बट ये जो लोगों को नहीं पता कि आपका सिम अब इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप करें क्या बचने के लिए? आप अपने सिम पर एक लॉक लगा दें। आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन होता है सिम लॉकिंग का, जिसमें आप सिम के ऊपर पिन लगा सकते हैं। अब यदि वो सिम किसी दूसरे फोन में इस्तेमाल होगा तो पहले सिम को अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, ये कहाँ पे होता है? सेटिंग्स में होता है। सिम सेटिंग्स में जाके आप सिक्योरिटी के अंदर एडवांस सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे सिम लॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपसे एक पिन मांगा जाएगा PUK जो इंक्रिप्शन के थ्रू, और वो आपका सिम सेफ हो गया। ऑल्टरनेटिवली आप eSIM यूज कर सकते हैं, क्योंकि eSIM स्वैप नहीं हो सकता कि आपने निकाल के दूसरे में डाला, वैसा तो नहीं होगा ना। तो eSIM इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरा कि आप अपने फोन पर जब OTP आता है तो लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी डिसेबल कर दें, क्योंकि आपका फोन लॉक है, मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं OTP देख सकता हूं क्योंकि वो फ्लैश कर जाता है ऊपर। तो फोन चोरी हुआ और मैंने कोई OTP मंगाया और वो दिख रहा है तो भी रिस्क है ना। तो अच्छा ये रहेगा कि आप सेटिंग्स में जाके लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी डिसेबल कर दें। ये 3 सेटिंग करें, या तो eSIM ले लें, या सिम पे पिन लगा दें, फिजिकल सिम ही रखना है, और तीसरा आप लॉक मोड में SMS विजिबिलिटी, वो भी SMS सेटिंग्स में जाके मिल जाता है। तो आपके ये वाले केसेस से बच गए जो बड़ा कॉमन है कि फोन चोरी होता है और गया पैसा, तो आप तो गए यार, ये क्या बात हुई? नहीं, और मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे अभी ये सोच रहा था कि इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बने फिर भी आतंकी बनना था तो क्या ही किया जीवन में। मैं सोचता हूँ ये लोग इतने हुनरमंद हैं अगर, कि इतने ट्रिक्स निकाल ले रहे हैं कि कैसे लूटना है, तो भाई इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया तो कहीं और लगा लेते अच्छी जगह दिमाग लगाते ना सर, तो इतनी आसानी से पैसा नहीं आता है। मैं लगा रहा हूँ ना अच्छी जगह। लेकिन अमित भाई, आप जब ऐसे क्रिमिनल से मिलते हैं, आप मेरी लाइफस्टाइल देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि लेकिन जब आप ऐसे क्रिमिनल से मिलते हैं, आपको सबसे कॉमन चीज क्या दिखी उनमें कि जो उनको ड्राइव करती कि इस तरह का फ्रॉड लोगों से करें? एक तो पैसा है, इजी मनी। हाँ, और ये चीज नहीं है कि सारे इतने स्मार्ट है, वहां पर ट्रेनिंग चल रही है प्रॉपर। क्या आप लूटिए, फिर हम आपको नए अटैक वेक्टर मतलब तरीके बताएंगे,
और उसके बाद उसमें से इतना हिस्सा लीजिए. सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम. पहले तो हम ये ना माने कि ये 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग बैठ के कर रहे हैं. इस सिस्टम में लाखों लोग इन्वॉल्व और इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व है. और जो मास्टरमाइंड है उन तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते. वो तो दुबई, सिंगापुर, यूके में बैठ के ऐश कर रहे हैं. वो तो रोल्स रॉयस चला रहे हैं. ऐसे वाले 1 लाख करोड़ तक का क्राइम इंडिया से हर साल 1 होता लाख है. करोड़. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 22,000 करोड़ का है. 3,000 करोड़ का तो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट हुआ है पिछले 6 महीने में. 3,000 करोड़ का. तो आप मानिए ना ये स्केल क्या है. ये मतलब ये तो वो डिजिटल अरेस्ट होगा जो हमको पता चल जो तो पता है, ये तो ऑफिशियल है ना. 22,000 करोड़ ऑफिशियल है ना. मैं तो बता रहा हूँ कि हर क्राइम रजिस्टर भी नहीं हो रहा, हर कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट भी नहीं हो रही. तो एनसीआरबी के पास वो रिकॉर्ड है भी नहीं. लेकिन जब एक केस हुआ ना कि हमने लाओस से 150 लोग, 156 लोग रेस्क्यू कराए जॉब के नाम पर, यहाँ के यूथ को इंडोनेशिया, म्यांमार और लाओस वगैरह ले जाया गया, थाईलैंड का जो बॉर्डर है. और वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर दोनों देशों की कंट्रोल नहीं है, पर वहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर इलीगल चीज़ें होती हैं. और वहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर इन लोगों को ले जाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, खाना नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे. आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे मिल जाएंगे. और उनको टॉर्चर करके उनको टारगेट दिया जाएगा कि इतना लूटिए लोगों को. वहाँ कॉल सेंटर चल रहे हैं, स्टारलिंक से इंटरनेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि यदि लोकल गवर्नमेंट नहीं दे रही तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास. इंडिया से 156 लोग रेस्क्यू हुए थे. और उसमें जो उनकी जो कहानी सुनी, अभी जब मैं गया सोनभद्र ट्रेनिंग देने, तो वहाँ एक ऐसा लड़का आया था जिसके संग ऐसा हुआ था. तो उसने पूरा डिटेल बताया कि कैसे 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 हुआ. इट वॉज सो हॉरिफाइंग. और ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ था. मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसी बेस पे उसको सेलेक्ट भी किया होगा. पर वगैरह हमें तो एक पल भी लगा था कि हम कभी जिंदा बचेंगे नहीं. मतलब जिस कंडीशन में मैं रखा गया था कि पेशाब करने नहीं जाने देना, फिर इलेक्ट्रिक शॉक भी देना, और बोले एक लेवल पे गिव अप भी करते हो, आपकी जो करना है करा लो हमसे, फिर तो आप मैकेनिक हो जाते हो. बोले यदि नहीं आती एमईए जो भारत सरकार ने रेस्क्यू किया तो हम मर जाते. और वहाँ पे लड़कियाँ भी थीं, लड़के भी हैं, मतलब हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन. ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ईजी जॉब, बाहर की जॉब के चक्कर में फंस रहे हैं. अभी दुबई में ऐसी केसेस आए. रेड एफएम में एक मेरा जब चूंकि शो आता है तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन में बंदा है, उसका मुझे कॉल आया कि अमित जी, मेरा एक कोई रिलेटिव है, कानपुर से वो गया था दुबई नौकरी करने ड्राइवर की, और वहाँ उसको कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया. वो करना नहीं चाहता, उसको मारते हैं और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया. और अब तो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा उससे, और हम बहुत घबराए हुए हैं कि कुछ हो जाएगा, उसको ढूंढवाइए. तो मैंने एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो उन्हें काम ढूंढते हैं, उसकी डिटेल दे दिया. फिर 2 दिन बाद उन्होंने ट्रेस कर लिया उसको, उसकी वीडियो कॉल आई, उसको लेकर एम्बेसी आ गए, भारतीय दूतावास. 10-15 दिन में हम उसको लेके वापस आ गए. पर ये कोई एक केस थोड़े ना होगा. हमने एक को बचाया, हजारों लोग जाते हैं. सही बात है. हमने 156 को रेस्क्यू किया, हो सकता है लाखों लोग गायब हैं, हमें नहीं पता. अमित भाई, इसमें एक चीज़ और बताइए जो कई बार लोगों के मन में भी आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फलाने अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, या किसी तो अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो अकाउंट क्यों नहीं ट्रेस हो पाता है? क्योंकि वो म्यूल अकाउंट होता है. कौन सा अकाउंट? म्यूल. अच्छा. अब म्यूल अकाउंट क्या होता है? मैं 2-3 तरीके से म्यूल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ. पहला है कि कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि पैसा कमाना है आसानी से. हाँ साहब, सबको कमाना है. तो आपके अकाउंट में अभी 50,000 रुपये आएगा, एक बंदा आएगा, उसको 48,000 कैश निकाल के दे देना, 2,000 तुम्हारे. हाँ ठीक है. क्यों? टैक्स बचाने के लिए. लॉजिकल लगता है उसको, वो पार्ट का गेम, उस गेम का पार्ट बन जाता है. 2-3 महीने तो ये गेम चलता है, फिर तीसरे दिन पुलिस आके उसको पकड़ती है, और उसको पता ही नहीं होता कि ये पैसा ले कौन जा रहा था, क्योंकि हर बार नए बंदा आता है, नई लोकेशन पर बुलाया जाता है, उसको कुछ नहीं पता. अच्छा, जो पैसा भी लेने आता है वो भी उनका हैंडलर ही होता है, उसको भी नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है. वो भी 500,000 के लिए जाता है कि पैकेट ले आना, पैकेट देना, ऐसे करके चल रहा होता है. नेटवर्क चल रहा है, ऐसा नेटवर्क चल रहा है. दूसरा होता है कि आपको पता नहीं और आपके नाम से बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक की इन्वॉल्वमेंट के संग वो खुल रहे जा रहे हैं, और पूरी किट बिकती है 10,000 15,000 में कि ये किट है, ये सिम कार्ड है, ये बैंक अकाउंट है, आप यूज़ करो, इस पर OTP आएगा, ये इसके लॉगिन पासवर्ड है, जो भी पैसा इलीगल मंगाना है मंगाओ. तो जब हमारे पास केस आता है नॉर्मली, और लोग कहते हैं सामने अकाउंट में ही तो पैसा डाला है, आप ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जैसे हम उस अकाउंट का KYC निकलवाते हैं, वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पे निकलता है, उसको उठा के क्या कर लेंगे, हम उसको पता ही नहीं उसके नाम पे अकाउंट चल रहा है. सिम कार्ड का KYC निकलवाते हैं, वो वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले का निकलता है, उसको उठा के क्या कर लोगे तुम? तो ये पूरी किट उसको दिल्ली में बेची गई या
अलवर में बेची गई या मेवात में बेची गई या नूह में बेची गई या जामताड़ा में बेची गई या औरंगाबाद में बेची गई, वहां पर वो किट लेकर अब दूसरी पार्टी आती है। तो एक पार्टी है जो फर्जी सिम कार्ड या म्यूल अकाउंट क्रिएट करके बेचते हैं, उनका रेगुलर काम यही है। इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। कई बार गांव में कैंप लगाते हैं कि भारत सरकार की सब्सिडी है, प्रधानमंत्री जी की फोटो भी लगा दी, अशोक का चिन्ह भी लगा दिया, और गांव वाले आ गए आधार कार्ड लेके अपना, उनके आधार से 3-3 सिम कार्ड इशू कराए, फिंगरप्रिंट लिया, एक बैंक अकाउंट खुलवाया और कहा जाओ। उनको पता ही नहीं है। अब ये सारा प्रोसेस बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता, लेकिन हो रहा है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 22,000 सिम कार्ड, प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड पकड़े गए थे। तो ये तो एक बार पकड़े गए, ये तो रेगुलर चल रहा है मामला। अब आते हैं आप पकड़ेंगे कैसे इसको फिर? ना तो सिम उसका है, ना बैंक अकाउंट उसका है, ना फोन उसका, फोन भी चोरी का है। तो आपके कल के दिन आप पकड़ भी लोगे ना उस बंदे को, तो आप उसको सजा नहीं करा सकते, क्योंकि वो तो बड़े आराम से कहते हैं भाई मैं तो ये हुई नहीं, मेरा क्या लिंक है इससे, मुझे को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। तो और एक ही चीज जो है जो आपके पास है वो है उसकी लोकेशन, जहां से वो कॉल कर रहा है। वो भी वो इस तरीके हैं स्पूफ करने के, लेकिन चलो उसकी लोकेशन मिल गई कि चलो मेवात से कॉल आ रहा, तो वहां बैठा थोड़ा ना रहेगा, वो तो किसी बाहर खेत में जाके कर रहा है या कहीं बाहर अबंडेंट बिल्डिंग से कर रहा है, और हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहा है। आज यहाँ से करेगा, कल वो बॉर्डर एरियाज पे इसीलिए होते हैं कि हरियाणा चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, यूपी आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे और घूमते रहेंगे। हर स्टेट में यूज करके वो सिम कार्ड अबंडन कर देंगे, उसको तोड़ के फेंक देंगे, फिर नया सिम कार्ड। तो ये इतना फुल प्रूफ प्लान बन जाता है। अब आप कहोगे तो फिर तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं, पकड़ा जा सकता है। तो पुलिस कैसे काम करती है कि वो बहुत सारी कंप्लेंट पहले कलेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी कंप्लेंट करे। जब हमारे पर बहुत सारा डेटा आ जाता है तो हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये पैटर्न क्या है, ये बंदा उस समय कहाँ था। तो उनको समझ आता है कि यार इनका एक पैटर्न तो है, ये नॉर्मली या तो यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं। तो यदि उसकी 4-5 प्रॉबेबल लोकेशन भी हमें आइडेंटिफाई होंगे जहाँ से ऑपरेट किए गए, वहाँ हम अपने बंदे प्लान कर देते हैं कि जाओ रेकी करो, ढूंढो किसके यहाँ पैसा आ रहा है, किसके यहाँ बिल्डिंग बन रही है, किसके यहाँ मर्सिडीज आ गई है, किसकी फरारी आ गई, सब पता पड़ जाता। फिर अपना बंदा इस हद तक घुसेगा कि वो डेटा दे देगा कि हाँ लड़के आते हैं, फोन आ रहे हैं, ये आ रहा है, और फिर जाके रेट डाली जाएगी। हमने रेट डाली, पकड़ भी लिया, न्यूज़ में आता है 25 फोन मिले, 150 सिम कार्ड मिले, अकाउंट मिले, सब मिलता है। उस समय जो पैसा होगा उतना ही मिल पाएगा, उसके पहले तो देश के बाहर निकल चुका है पैसा। सो 99% टाइम ऐसा होता है कि आप पैसे का रिकवरी कर ही नहीं पाते। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है तो उसमें से 1,000 करोड़ रिकवर होता है, 99,000 करोड़ स्वाहा। और खतरनाक बात यह है कि वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा जाएगा इलीगल एक्टिविटीज़ में। क्योंकि देखिए, जब आपके पास आसानी से पैसा मिलता है ना, तो वो ऐसी चीज़ों में घुसता है। हवाला के थ्रू मूव होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जाएगा, या कुछ ऐसा होगा जो देश को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो एक तो ये कि नुकसान, पहला नुकसान हो गया, और दूसरा है कि अब उस पैसे से भी और नुकसान होने वाला है। सो इट इज़ मैं कहता हूँ डबल जो दुधारी तलवार है। हमें इसको प्राइमरी लेवल पर रोकना है। अब इसका कारण क्या है? जब भी कोई साइबर क्राइम होता है ना, तो वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता। इससे पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हमें वहां फोकस करना है। कौन सा? जैसे कि मैं आपसे कॉल करता हूं कि सुशांत जी, ये आपका इंश्योरेंस नंबर है। आप कहेंगे हाँ साहब यही है। ये प्रीमियम आप देते हैं? हाँ साहब यही है। आपका ये पैन कार्ड है? हाँ। ये डेट ऑफ बर्थ है? हाँ। एड्रेस है? हाँ साहब यही है। अरे सर, आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं करते? यू आर सो रेगुलर प्रॉम्प्ट, अभी इस साल 45 लाख का डिविडेंड मिला है, आप एक काम कीजिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अभी ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर लैप्स हो जाएगा, फिर आप 1 साल तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आपको तो पैसा चाहिए, आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसकी वजह से आपके बाकी पैसे निकल गए। अब आप पुलिस के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, इंश्योरेंस कंपनी का आपने एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल की थी, गलती आपकी है, बात खत्म। आप क्यों गलती करते हैं? पर कोई इस बारे में बात नहीं करता कि आपने गलती की क्यों, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें बताई गई। ये चीजें या तो आपको पता थी या क्रिमिनल को, इंश्योरेंस कंपनी को पता थी। आपका आधार और बाकी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रीमियम कितना जाता है, आपका इंश्योरेंस का नंबर क्या है, ये डेटा आपके अलावा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को पता था। ये क्रिमिनल को कैसे पहुंचा? दैट टू इन सच एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसका मतलब है इससे पहले डेटा चोरी हुआ है। कैसे? और डेटा चोरी के 10 तरीके हैं। या तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से गया, आप देखो लाइन से, आप गूगल करेंगे तो हर इंश्योरेंस कंपनी हैक हुई है। कौन सी हैक नहीं हुई?
आप स्टार लाइफ इंश्योरेंस से लेकर आपके सबके न्यूज़ मिल जाएंगे आपको। फिर आप कहते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये है कि क्राइम होने लगता है, लुटते हैं लोग। डोमिनोज पिज़्ज़ा का भी यदि डेटा लीक हुआ तो उसका भी इम्पैक्ट यही होगा। आपको कॉल आ जाता है कि सुशांत जी आपने 25 तारीख को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज से। हाँ किया था। इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था। हाँ साहब, सेक्टर 93। उसके बाद इतना बिल था 1684 रुपये कोक और ये था। साहब यही था। अरे सर आपकी तो मॉरिशस की ट्रिप लग गई। अब आप इसलिए उस पर ट्रस्ट किए क्योंकि आपको ये सारी डिटेल दिएगा। अब ये डिटेल किसी और के पास कैसे हो सकते हैं? पर यदि आपको पता है कि डिटेल तो लीक हुआ है तो आप बच गए। तो जो हम करना चाहते हैं कि लोगों को पता पड़ जाए, बस पता पड़ गया तो वही जादू फेल है। जादूगर का जादू तब तक है जब तक कि आपको ये नहीं पता कि ओटीपी जाता कैसे। उसके बाद आप ही हंसोगे उस पर, यार ये क्या तरीका है, मेरे से कॉल मर्ज क्यों करा रहा है भाई, ओटीपी लेना है। आप उसका मजाक उड़ा दोगे। और मैं चाहता हूं कि हर क्रिमिनल का जिस दिन मजाक उड़ने लगेगा ना, उनकी रीढ़ वैसी टूट जाएगी। और हमें सब बाद में बताता हूँ यार ये किया, 2 सेकंड बाद लोगों को पता पड़ जाता कि गलती हो गई है। 2 सेकंड बाद क्यों नहीं पता पड़ रहा था? उनका इंटेलेक्ट वही था। क्योंकि मैं आपकी गलती देख सकता हूं, आप मेरी गलती देख सकते हैं। हम अपनी गलती तब तक नहीं देख सकते जब तक मैं अपने आप को साक्षी भाव से नहीं देखता, बाहर से नहीं देखता। इसकी एक और वजह है मुझे जो लगती है, और वो वजह ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। ये तो है ही। ये सबसे तो बड़ी इतनी बड़ी वजह है कि जब मैं बोल भी रहा हूं ना, तब भी कई सारे लोग अरे ऐसे थोड़े ना होता है। मैं देखता हूं मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, मैं स्मार्ट हम तो बहुत मुझे स्मार्ट। कुछ नहीं होगा। तो मैं एक यूएस में एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट करने गया, तो उनका सीसो मुझे यही बोला कि सर 75 साल पुराना बैंक है, कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, कुछ नहीं होना है, क्या आप ऑडिट करने आए? तो मैंने सर कोई बात नहीं, यदि कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि यू आर द बेस्ट। 2 दिन कर लेते हैं कुछ। 2 दिन होटल में बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, कोई असेसमेंट नहीं किया, कोई स्कैनिंग नहीं की। मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया कि इस बैंक के सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर्स कौन कौन से। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि बैंक ने रिसेंटली एक लॉ फर्म को एंगेज किया था लीगल सर्विसेज के लिए। मेरा फोकस वो लॉ फर्म हो गया। मैंने लॉ फर्म का ईमेल सर्वर देखा तो वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है तो मैं आपके ईमेल से ही किसी को ईमेल कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। जैसे हम जीपीएस स्पूफिंग की बात कर रहे थे, ऐसी ईमेल स्पूफिंग होती है, कॉल स्पूफिंग होती है। आप ही के नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है, आप ही का नंबर दिखेगा उसको, और आपकी आवाज़ में भी किया सकता है। तो मैंने लॉ फर्म की ईमेल आईडीज को स्पूफ करके ईमेल भेज दी बैंक के सीएफओ को विद रिक्वेस्ट टू शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। उसने भेज दिए। नेक्स्ट डे मैंने दिखा दिया, मैंने कहा देखो आपकी सिक्योरिटी। तो आपकी सिक्योरिटी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आप जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एसी वाला आ रहा है, सफाई वाला आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, हेल्प आ रही है, बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो शायद उतने अवेयर नहीं है, जिनके हिसाब से वो तो रिस्क तो रहेगा। अमित भाई ये भी बताइए कि ये जो हम इतने सारे आजकल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, ये ऐप्स कितने खतरनाक हैं? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया है कि थोड़ी देर अगर मैं आपसे बात कर लूं कि मेरे भाई की शादी है और मैं तो सोच रहा हूँ क्या कपड़े लेने हैं ये वो, तो थोड़ी देर बाद रील में जो है ना वो शादी के कपड़े आने लगते हैं। तो ये सारे मोबाइल ऐप्स जो हैं वो हमको सुन रहे हैं, क्या वो देख भी रहे हैं, और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? तो यदि आपको देखना है कि कौन सी ऐप आपके बारे में क्या क्या जानती है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर उस ऐप को सर्च करें। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो भी आप, डिस्कॉर्ड है, आप सर्च करें। तो आप मान लीजिए इंस्टाग्राम सर्च किया, क्लिक करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। उसको क्लिक करेंगे तो वो डेटा सेफ्टी के एक ऑप्शन ले जाएगा, जहाँ पर आपको ये बताएगा कि इंस्टाग्राम आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है। तो आप देखेंगे वो कहेगा कि मैं आपकी हर लोकेशन कलेक्ट करता हूँ, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपने कब किसको पैसे दिए, कैश विड्रॉल, पेमेंट, ट्रांसफर, ये भी इंस्टाग्राम यूज़ करता है। आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर एज वी कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो, कि आप कितने फिट हैं, कल के दिन आपको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, तो हम दवाइयाँ ऑफर करेंगे। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास फोटोज़ हैं, आपके पास ईमेल सारी पड़ता है, ऑल OTPs, ऑल SMS, आपकी ऑल वॉइसेस उसमें लिखा है, मैं आपकी सारी वॉइसेस भी सुनता हूँ, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपके वॉइस नोट्स जो आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं। फिर कहेगा नेम, ईमेल एड्रेस, आपके घर का पता भी मुझे पता है। अब ये अलग चीज़ है, देखिए आपका एड्रेस और लोकेशन अलग होता है। एक ही लोकेशन पर मल्टीपल लोग रह सकते हैं, एक ही बिल्डिंग है, उसमें एक अलग फ्लोर पे, एक अलग फ्लोर पे, तो कहता मुझे आपका एड्रेस भी पता है, लोकेशन तो पता ही है।
फिर आगे बोलेगा मुझे आपका पॉलिटिकल बिलीव भी पता है और मुझे आपका रिलीजियस बिलीव भी पता है। इंस्टाग्राम को, फेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी। देखो आप अभी खोल के देखो। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ क्यों चाहिए हमारा? और उसके बाद आएगा सेक्सुअल ओरिएंटेशन। क्या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति कितना आपका क्या रुझान है, क्या ओरिएंटेशन है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, उसके आगे लिखा हुआ एंड अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब आई नो अ लॉट। इतने के बाद भी और अदर। हाँ, उसके बाद भी अदर आता है। और उसके बाद और भी आप स्क्रॉल करोगे ना तो मेनी मोर डिटेल्स यू विल। अब आप मेरे से ये जानना चाहोगे कि साहब, एंड इससे ज़्यादा डेटा गूगल लेता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, इसमें लिखा है डेटा लिंक टू यू। हाँ, हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यूजर कंटेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजेज डेटा, डायग्नोस्टिक्स, परचेजेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, सर्च हिस्ट्री, आइडेंटिफायर, सेंसिटिव इन्फो, अदर डेटा। ये तो उसने शुरू में ऊपर ही दे रखा है और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल अभी आप देखिए। कहाँ देख रहे हो, दिखाओ जरा। ये मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, ये देखिए ऐप। और इसके बाद फिर नहीं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, हाँ, ये फेसबुक है। हाँ, मैं इंस्टाग्राम का देख रहा हूँ। हाँ, एक ही बात है। आप इंस्टा डेटा सेफ्टी में गए तो नीचे का ऑप्शन आता है सी डिटेल्स, ये आया, इधर देखिए। अब आप इसको पढ़िए जरा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को पढ़िए जरा, इसको। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडीज, एड्रेसेस, फोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर इन्फो। पर मेरा सवाल ये है कि एक तो अगर मुझे रोकना है इंस्टाग्राम को या फेसबुक को कि मुझे यही इन्फो देनी है, ये नहीं देनी है, तो वो हो सकता है? यस, देखिए होता क्या है कि Accept all है। आप यदि सेटिंग्स में जाके प्रिवेसी परमिशन मैनेजर में जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS वगैरह के ऑप्शंस आप डिसेबल कर सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन नहीं देने। पर उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप पॉलिटिकल बिलीफ नहीं देना है तो डिसेबल कर लें, या रिलीजियस बिलीफ नहीं, वो ऑप्शन है ही नहीं। वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स पर भी, क्योंकि वो डेटा थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है कि भाई इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस हुआ यूके में, देयर वाज ए कंपनी जो दुनिया भर के इलेक्शन मैनिपुलेट कर रही थी। यूके लास्ट ट्रंप वाला इलेक्शन मैनिपुलेट किया, बिहार इलेक्शन को भी क्लेम किया उन्होंने, पिछला वाला जो था कि हमने इम्पैक्ट किया। बहुत सारे इलेक्शन के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ब्रेक्सिट जो था यूके का, उन्होंने कहा हमने वो भी इम्पैक्ट किया, हमारी वजह से जीते। उसके उस पर केस हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। फेसबुक पे भी केस हुआ क्योंकि वो कहते थे हम फेसबुक के थ्रू करते हैं, फेसबुक से हम ओपिनियन लेते हैं एंड देन वी पुश कंटेंट व्हिच कैन मैनिपुलेट समवन्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। फेसबुक पे भी पेनल्टी लगी और उसके बाद वो बोला गया कि आप ये बताइए लोगों को कि भाई क्या क्या लेते हैं। हम सब, सुशांत जी, डेटा का ही प्रोडक्ट है। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते हैं उसका प्रोडक्ट हो जाता है। आपका जन्म इंडिया की बजाय अल्बेनिया में हो जाता तो आज कुछ आप और होते, कोई दूसरा खाना खा रहे होते, दूसरे कपड़े पहन रहे होते, दूसरी भाषा बोल रहे होते और जिंदगी भर बोलते हैं आई एम ए प्राउड अल्बेनियन। 50 साल के बाद कोई कहता भाई साहब आप तो इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं हूँ कौन। जिस बात पर मैं गर्व कर रहा हूँ, जिस बात जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं ये हूँ, वो तो मैं हूँ ही नहीं। यही सवाल चैप्टर 13 में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो उसने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुमने कंज्यूम किया उस वजह से तुम अर्जुन बन गए। जो गुरुओं से, टीचर से, सराउंडिंग से, चैलेंजेस, फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन। बोले कर्ण की जगह जो होगा वो कर्ण ही बनता, तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है कि तुम अर्जुन हो। तुम तो अर्जुन के बाहर हो कोई, अर्जुन तो वो डेटा की वजह से बन गए हो। तो फिर अर्जुन ने कहा मैं कैसे पहचानूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा हूं डेटा के प्रभाव में हूं। तो उन्होंने कहा कि दृग दृष्टि विवेका का एक सिद्धांत दिया जो मांडुक्य उपनिषद में है, वेरी साइंटिफिक वे टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि आप कौन है। और जैसे ही आप खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड यू स्टार्ट विटनेसिंग योरसेल्फ एज ए साक्षी, विटनेस की तरह, फिर आपके संग कोई क्राइम, साइबर फ्रॉड कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपनी गलती पहले ही नोटिस कर लेते हैं। ये एक आर्ट है। सवाल ये है कि ये जो कितनी सारी ऐप आपके फोन में है, ये डेटा ले क्यों रही है, और वो भी इस हद तक, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलीजियस, पॉलिटिकल। इसलिए नहीं कि वो आपको ऐड दिखाना चाहती है,
कि आपको साबुन, तेल, सब्जी, कार वगैरह बेचें। वो तो वैसे भी बेच सकते हैं, वो तो टीवी के टाइम से आप इन्फ्लुएंस, तो सुबह से शाम तक एक साबुन का ऐड आता है, दुकान में जाके वही मांग लेते हो आप। ये तो ट्रेनिंग हमारी बचपन से हो रही है। ये सारी एप्लीकेशंस आपका इतना सारा डेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको ऐड दिखा सके, वो इसलिए ले रही हैं ताकि आपको कंट्रोल कर सके, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। ये सुनने में बड़ा शॉकिंग तो है, बड़ा डरावना भी है कि आपको आपके मोबाइल में मौजूद ऐप्स कंट्रोल कर रहे हैं बिना आपके जाने। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब ये लोग, ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके मोबाइल से आपका डेटा ले रही हैं और इलेक्शंस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बाकी चीज़ आपकी सोच इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अगर, तो फिर तो भारत में जेनजी का आंदोलन भी करा सकती हैं। आपने देखा ही अभी नेपाल में पिछले 10 साल से करप्शन चल रहा था तो कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी थी तो कुछ नहीं हुआ, बस एक बार सोशल मीडिया बंद किया हुआ तो आग लगा दी, सब सड़कों पे आ गए। सोशल मीडिया आज की डेट में हमारे लिए हवा पानी जितना इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली फॉर जेनजी, क्योंकि उन्होंने उसके बिना ज़िंदगी जी ही नहीं है। जिस चीज़ के बिना आपने ज़िंदगी जी ही नहीं हो ना, उसके बिना आप जी ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। आपके लिए वो बहुत बड़ा शौक होगा। आप बच्चा पैदा होता है और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हो, उसके लिए हवा पानी की तरह ही, क्योंकि उसका डोपामिन अदरवाइज निकलेगा ही नहीं, वो फंस गया वहाँ पर। और अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये तो नहीं देंगे हम, इस लाइक आप किसी को जेल में डाल रहे हो, तो वो रिटेलिएट वैसे ही करेगा। चाइना में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस रेगुलेट कर दिया, 45 मिनट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, 45 मिनट ही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग टू ब्रिंग सिमिलर गाइडलाइंस। जापानीज गवर्नमेंट भी बात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया शायद 16 साल से कम एज के बच्चों ने भी की। करी थी, अभी 1 साल से चल रहा था कुछ। जापान भी करने वाला। ये वो देश है जो बहुत आगे की सोचता है, 20-20 साल 30-30 साल आगे की सोचने वाले देश हैं। उनको पता है कि उसकी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी और हाथ से ऐसे निकल जाएगी कि हम उसको, फिर एक जनरेशन बर्बाद होने का मतलब है कट जाना आपका। जैसे हम अपनी पुराने इतिहास को माइथोलॉजी बोलने लगे क्योंकि हम कट गए, हमारे बीच में कनेक्शन ही नहीं है। खोदते हैं तो कुछ निकल आता है तो हमें याद आती हैं चीजें, ऐसा हो जाएगा। एक पूरी आगे की जनरेशन को पता ही नहीं होगा पिछली जनरेशन का कुछ, क्योंकि हम बीच में एक इतना बड़ा गैप, आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा। ये डर है सबको, इस वजह से सुनने का नहीं, इसको रेगुलेट करो, उनको रियल वर्ल्ड भी जीने दो उनको। नहीं, और बहुत ज़रूरी है कि कम से कम भारत की सरकार भी इस पे सोचे, क्योंकि हम 150 करोड़ हैं। हम कोई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नहीं है कि कुछ करोड़ का मामला या कुछ लाख का मामला, कुछ और छोटे देशों की बात करें तो वैसा है। हम 150 करोड़ हैं, ये पूरा यूरोप बैठा और हुआ उस है। 150 करोड़ में भी एक बड़ी आबादी के हाथ में आज की डेट में मोबाइल है। और अगर आप करोड़ों लोगों को, उनके दिमाग को यूं कंट्रोल कर रहे हो, आप सोचिए उन कंपनियों की शक्ति कितनी है। अच्छा सुशांत जी, आप एक और चीज़ नोटिस करना, इस वजह से, क्योंकि वो इतना रील्स, इंफॉर्मेशंस ओवरलोड है उनके पास, उनके बिहेवियर, एग्रेशन, इम्पेशंस, ये सब हो गया है। आप गौर से देखना, मतलब मैं तो, जैसे मेरा जब पहला वीडियो पॉडकास्ट का निकला, अब तो खैर लोग देखते देखते एक ओपिनियन बन गई, नहीं साहब ये आदमी पढ़ा लिखा है, IIT से है, 9 किताबें लिखी हैं, अब आपने से बताया इतने केसेस सॉल्व किए। अदरवाइज कोई आदमी आके सीधे बात करे ना, तो इससे पहले कि वो सुने, ऑफेंड होना शुरू हो जाता है। अच्छा हमें सिखाओगे तुम, ये वाला एटीट्यूड होता है। मतलब नीचे कमेंट आप देखना तो मेरे पहले वीडियो में से, अच्छा मतलब ऐसे कर लोगे, ये क्यों है? मतलब वी आर नॉट रेडी टू इवन लिसन। मैंने कोई चीज इंडोर्स नहीं की है, मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, हम बैठ के सिर्फ, लेकिन उस पर भी लोग ऑफेंड हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, और इस हद तक कैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि गूगल जो है वो यूट्यूब पे लोग क्या देख रहे हैं उसको बहुत बहुत माइन्यूटली कंट्रोल करता है। और स्पेशली जो लोग पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं उसमें किसके इंप्रेशंस बढ़ाने, इंप्रेशंस मतलब आपकी नज़र के सामने से उसका वीडियो गुजरेगा, होता है। वो अगर फलाने आदमी का है तो जो आदमी, भाई गूगल कहता है कि हम तो हमको कुछ नहीं पता, मशीन करती है, आपका व्यूइंग पैटर्न देखते हैं, उसके हिसाब से हम वीडियोस पुश करते हैं। तो भाई मतलब आप, मेरे पास ये लाइव एग्जांपल है कि जिस मोबाइल पे बच्चे कार्टून देख रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर आदमी की पॉलिटिकल कमेंट्री का वीडियो आ गया। भाई तेरे को कैसे पता बच्चों की कार्टून वाले वीडियो? या तो तू मानता है कि वो कार्टून है, या फिर तुमने खेल किया है।
और अगर उसका आ रहा है तो दूसरे का क्यों नहीं आ रहा। तो ये बहुत खेल चलता है। लोग सोचते हैं कि बस सरकार चल रही है, सरकार चल नहीं रही, सरकार बचानी भी पड़ रही है, देश बचाना पड़ रहा है, ये वाली भी स्थिति है। मैं जैसे 1 मिनट लूंगा कि आपने बड़ा सही जगह पर वो किया है। ट्विटर अक्वायर हुआ $44.1 बिलियन में। वो एक सोशल मीडिया एक्विजिशन नहीं था। ट्विटर इज ए पॉलिटिकल टूल। वो अक्वायर किया गया था यूएस इलेक्शन जीतने के लिए। आज इंडिया में कितने लोग हैं ट्विटर पे? 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे, 2-2.5 करोड़। 50 लाख तो उसमें फर्जी हैं, तो मैं 2 ही करोड़ मानूंगा, क्योंकि जब अक्वायर हुआ तब भी बात उठी कि साहब 30% अकाउंट फेक है, ऐसा वैसा। तो इलॉन मस्क ने कहा भी कि मैं इसका पैसा क्यों दूँ। तो उनकी बोर्ड ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई उसी वजह से तो हम कमाते हैं। ये फ्री वाले तो कुछ कमा देते नहीं है। तो फिर उसको पैसे मांगे गए कि भैया फ्री वालों से भी कुछ चार्ज कर लो। जोक्स अपार्ट, ट्विटर पर आज कोई चीज ट्रेंड कर रही है तो कितने लोगों ने कहा होगा? 10,000 लोगों ने कहा होगा, 20,000 लोगों ने कहा होगा, 50,000 लोगों ने कहा होगा, यही इतने तो होंगे। और वो ट्रेंड कर जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज बन जाती है कि साहब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और ट्विटर ट्विटर ट्विटर। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें 20,000 लोगों के कहने से कैसे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज बन सकती है? इतना बड़ा इंपैक्ट है ट्विटर का। वी हैव गिवन दैट राइट टू ट्विटर कि नहीं आप पे जो होगा वो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से इलेक्शन मैनिपुलेट कर सकता है, इस वजह से लोगों को क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पर इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। एंड देन एआई और फेक तो है ही। तो जब टिकटॉक बैन हुआ भारत से 2019 में, उसकी वैल्यूएशन क्या थी? टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। 26वां रिचेस्ट। टिकटॉक क्या करता है? वैक्सीन बनाता है, सैटेलाइट बनाता है, कुछ नहीं करता टिकटॉक। जो करते हैं हम लोग करते हैं, राइट। इसी तरह वीचैट है, जो चैट एप्लीकेशन थी बैन हुई, उसका $500 बिलियन वैल्यूएशन था 2019 में। टेंसेंट जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसका, विच इज मोर देन पाकिस्तान जीडीपी, एंड सो ऑन। क्यों? बिकॉज ऑफ योर डेटा, नॉट बिकॉज ऑफ दैट फंक्शनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर डेटा दैट विल यूज देयर, राइट। अब आप देखिए, जिन देशों ने टिकटॉक या चाइनीज एप्लीकेशन बैन नहीं की थी हमारे आसपास के, उनकी हालत पिछले 5 साल में क्या हुई? कुछ देश हैं जो बड़े अच्छे ग्रो कर रहे थे, इकॉनमी भी ठीक ठाक चल रही थी, ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल आया, खाता हूँ, फिर दूसरा खाता हूँ, फिर तीसरा खाता हूँ, ऐसे चल गया। नहीं, ये बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने कहा था ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश पर जो वो बड़े खतरे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अमित भाई चूंकि इतना अनुभव है, अपने अनुभव से चीज़ें बता रहे हैं। अमित भाई, एक चीज़ और ये भी बताइए, चूँकि हम चाइना की बात करते हैं, बहुत सारे लोग चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल यूज़ करते हैं जो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन क्या संभव है कि जो वो चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल है वो हमारा कैमरा, हमारा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है और हमारा डेटा वहाँ जा रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी वजह से कई बार एक सवाल उठे, जैसे हुआवे एक कंपनी है चाइना की, उसको बैन किया गया था यूएस डिफेंस सिस्टम में, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने भी बैन किया, क्योंकि उनके राउटर्स पर डाउट था कि वो डेटा चाइनीज सर्वर को दे रहे हैं, जो कि लॉजिकली नहीं था कि व्हाई वुड दे शुड बी कनेक्टेड फॉर एनीथिंग। उन्होंने कहा नहीं, वो रिमोट फर्मवेयर अपडेट के लिए। अरे तो चाइनीज सर्वर से होगा रिमोट फर्मवेयर अपडेट, मतलब ये सारे, तो इससे वो डाउट आने शुरू हुए। कैमरे, आप जितने ऐसे वाले कैमरे खरीदते ना जो 2,000-2,500 रुपये में वाईफाई कैमरे घर में लगा देते हैं, सीसीटीवी, एक तो है क्लोज सर्किट, एक होता है वाईफाई, जो मतलब 2 तरह से सीसीटीवी कैमरे। एक तो होता है जो आपको इंटरनेट से मोबाइल पर दिखा देगा, एक होता है कि वो किसी डीवीआर के थ्रू कनेक्टेड होगा, रिकॉर्ड करता रहेगा, एंड देन यू कैन मॉनिटर इट थ्रू सम कंट्रोल रूम। अब जो आपका वाईफाई कैमरा है वो आपके मोबाइल तक डेटा भेजता कैसे है? क्योंकि वो डेटा भेजता पहले एक चाइना के सर्वर को, और फिर चाइना के सर्वर से आपके मोबाइल को आता, ये कनेक्शन होता है। और आप उस सर्वर का पे भी नहीं करते, आप तो मोबाइल जो क्या कहते हैं कैमरे का एक वन टाइम पे करते हो 2,000-3,000, इससे ज़्यादा नहीं करते, 5,000 मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, पर आपका डेटा तो जा रहा है वहाँ, क्योंकि वहीं से रूट होके आएगा। अब ये उनकी इंटीग्रिटी पर है कि उस डेटा को मिसयूज़ करना है, नहीं करना है, वो सब देख रहा है। आप ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं, आप बेडरूम में तो कर नहीं लगाया होगा, पता नहीं कोई महानुभाव लगाया हो, लेकिन बाकी जगह आप क्या कर रहे हैं। अभी कुछ सीसीटीवी के लीकेज निकले, जो एक आई थिंक हॉस्पिटल के अंदर जो महिला वार्ड होता है उसमें था, और उसकी फुटेज लीक हुआ। तो ये वाईफाई वाला सीसीटीवी सेफ नहीं है?
सेव किया जा सकता है, पर यदि डिफॉल्ट सेटिंग्स के संग आप यूज़ करोगे तो कोई भी हैक कर लेगा। कैसे सेव कर सकते हैं? क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या होता है कि पासवर्ड डिफॉल्ट रख लेते हैं लोग, वो चेंज नहीं करते हैं। आपके राउटर का पासवर्ड डिफॉल्ट होगा, आप घर जाना आप देखना एडमिन 1 2 3 होगा। तो ये सारी चीज़ें रिस्क क्रिएट कर देती हैं। यदि कोई इंटेंशनली चाहे तो हैक कर सकते हैं। एक टूल आता है जो आपके नेटवर्क, आपके आसपास जितने भी IoT डिवाइसेस हैं उनको सर्च करके दे देता है कि आप ये पता कर सकते हो यहाँ कितने CCTV कैमराज हो सकते हैं जो इंटरनेट पर सर्व डेटा भेज रहे हैं, उनके IPs मिल जाते हैं। फिर आप उन पर बूट फोर्स ट्राई कर सकते हो। बूट फोर्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड टू हैक इट। यदि उसमें कोई ऐसा फायरवॉल नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पासवर्ड्स की, तो आप हैक कर लोगे। कई बार डिफॉल्ट पासवर्ड ही चल जाता है और फिर वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये जो घर में कई बार लोग आए, कोई दूसरा व्यक्ति आया कि अरे नेटवर्क नहीं, अपना वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए, वाईफाई का पासवर्ड किसी को भी शेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वाईफाई यदि मैं और आप एक ही वाईफाई में हैं और मैं खुराफाती हूँ, तो मैं आप मोबाइल पे क्या कर रहे हो वो देख सकता हूँ। कुछ हद तक वो मैन इन द मिडल अटैक हो जाएगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है तो नहीं दिखता, पर कई सारे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं भी होते कम्युनिकेशन, और वो दिख जाता है। कम से कम डेस्टिनेशन IP तो दिख ही जाता है कि आपने एक्सेस क्या किया। बड़ा आसान है, तो वहाँ से भी डेटा लीक होता है। एक और मैं सिस्टम बताऊँ, जैसे कि आपका मैं वाईफाई हैक करने के कई सारे टूल हैं जिससे वाईफाई हैक हो जाता है। आप किसी को ऐसे पासवर्ड नहीं भी देंगे और यदि आपका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन सेफ नहीं है, WPA3 नहीं है उसका इंक्रिप्शन, तो वो इन सारे टूल से हैक हो जाता है। एक और तरीका है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर कर लिया, उसके बावजूद मैं हैक कर सकता हूँ। वो कैसे होता है? तो यदि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं या किसी PSUs के अंदर, तो आप वहाँ देखेंगे जो वाईफाई नेटवर्क होता है ना, वो उस ऑफिसर के नाम पर उसका हॉटस्पॉट का नाम होता है। DGP वाईफाई, ADG वाईफाई, इस तरह से। अब मान लीजिए ADG वाईफाई, आप चाहते हो कि उनका मोबाइल आप चेक कर लो कि क्या कर रहे हो, तो उनके रिसेप्शन पे आप बैठ गए, अपने लैपटॉप से आप एक मोबाइल से भी कर सकते हो, जिससे आप उस पर अटैक कर सकते हो, उसके राउटर पर। इतने अटैक भेजेगा कि वो राउटर हैंडल नहीं कर पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा, जिसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक या DDoS अटैक। अब जैसे वो वाईफाई क्रैश किया तो उसकी सारी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो गई, तो वो ADG साहब दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर। जैसे ही वो, अब मैं क्या करूँगा, उससे पहले अपना मोबाइल में एक हॉटस्पॉट बनाऊंगा ADG वाईफाई विदाउट पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं, और बाहर रख दूंगा। अब वो जैसे ही दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मेरा वाला हॉटस्पॉट सबसे ऊपर दिख रहा है क्योंकि उनका तो डाउन है। वो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि उसमें तो पासवर्ड ही नहीं है। अब बात मैं आपका वाईफाई हैक करके मैन इन द मिडल अटैक करूं या मैं आपको फोर्स कर दूं कि आप मेरे वाईफाई में आ जाए, बात तो बराबर ही। तो ये कान इधर से पकड़ा जा सकता है। और आपने जो ऐप बताया, इसमें और चीजें डालनी पड़ती हैं, सिर्फ कोई भी कर सकता है? इतना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था ऐसा ना हो कि आपने ऐसा राज खोल दिया कि सब जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि अगर किसी के बेडरूम की फोटो मिल जाए तो आप पूरा सिस्टम हैक कर सकते हैं। बेडरूम में कैसे घुस जाएंगे आप? ये देखिए, रिकॉग्निशंस का पार्ट होता है। देखिए, आप यदि बेडरूम की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी आपने या कहीं भी डाल दी और आप भूल गए, आपको नहीं पता कि ऐसी कोई फोटो भी है, या बेडरूम छोड़िए, आप कभी किसी होटल में थे या कहीं पार्टी कर रहे थे, मैं हर चीज़ उसमें ऑब्जर्व करता हूँ। तो एज एन हैकर, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन हैकिंग। हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो आप इग्नोरेंटली वहाँ पर मेंशन हो गई। मोबाइल का मॉडल क्या है आपका, आपके हाथ में घड़ी है तो नहीं है, या आपके पीछे कोई पेंटिंग है तो कौन सी है, घोड़ा दिख रहा है पीछे, ये दिख रहा है, या आपका TV का मॉडल क्या, कुछ भी ऐसा मुझे मिल जाए जो मैं रेफर कर सकूं जब मैं आपसे बात करूं। अब मैं आपको कॉल करूंगा कि साहब वो आपका ये सैमसंग का TV है ना जो बेडरूम में, वो आप पता है आपको अभी सब वल्नरेबिलिटी आई है सारे TVs में, तो उसको फिक्स करना है, तो बंदा भेज रहा हूँ। या एक काम कीजिए, आपको हम रिमोटली भी कर सकते हैं सर, यदि आप, तो एक छोटा सा अपडेट है सर, आप कर लीजिए। तो वो कहानी वहाँ से शुरू हो जाएगी और आप सोचोगे हाँ यार ये तो ठीक ही बोल रहा है, इसका मतलब ये कंपनी से बोल रहा होगा, इसको कैसे पता। एंड एनीथिंग एल्स, जैसे मैं आप डोमिनोज वाली कहानी सुनाई आपको, मैं बेसिकली एक कहानी शुरू करनी है आपके संग, और हम कहानियों पे हम कहानियों पे भरोसा करते हैं। वो कहानी किसी एक ऐसे मुद्दे से शुरू होनी चाहिए जो सिर्फ आपको पता। एक ट्रेंड अभी चल रहा था कि लोगों को अब फोन आता था कि आपका बच्चा हमारे पकड़ लिया हमने ड्रग के संग और पीट रहे हैं उसको, अभी उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले ले जाएंगे थोड़ी देर में, या रेप के आरोप में पकड़ लिया है, और फिर वो कहेगा कि कुछ पैसे डालो तो अभी छोड़ देंगे वरना इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और माँ बाप डर के पैसे दे देते थे।
उनसे बच्चे की बात भी कराई जाती थी, तो उनको एकदम लगता था कि उसने की बच्चे की आवाज़ है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत AI तो यूज़ कर ही लेते थे। तो एक कॉल आया एक बंदे को, बोले कि मुझे कॉल आया और उस बंदे ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और वो उसको तो ट्रक के संग पकड़ा है और उसको तो हम ले जा रहे हैं और चाह रहा है आपसे बात करना, जरा बात कर लो, पापा बचाओ बचाओ, ऐसे कुछ आने लगा उस। फिर फ़ोन ले लिया, देखो ऐसा है, देखो बच्चा भी छोटा यंग लग रहा है, ऐसा है करते हैं अपन, सेटिंग शुरू हो गई। तो बोले वो मैं बड़ा डर रहा था, कौन ऐसे से, मैंने उसे कहा फिर याद आया कि मेरा बेटा तो बगल वाले रूम में है। तो इतना सुनने के बाद मैंने उसे कहा पर मेरा बेटा तो मेरे सामने है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई का बेटा होगा, शानपति दिखा रहे हो। बोले उसने मुझे इतना डांटा, फिर मुझे लगा कि मेरे भाई का भी बेटा हो सकता है। तो आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो क्रिमिनल का, मतलब आप सही हो उसके बावजूद ही वो गिव अप नहीं कर रहा है। बोले फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई के बेटे के लिए मुझे क्यों कॉल करेगा, भाई को करेगा। मतलब थोड़ा सा तो आपको पैनिक में डाल दिया, ताकि आप निर्णय ना ले सकें कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है। अद्भुत है ये चीज़ें, लेकिन ये पॉडकास्ट तो मुझे लग रहा है कि चलता चला जाएगा, इतने इंटरेस्ट से हम बन गए हैं, नहीं होगा तो इसका दूसरा पार्ट करेंगे। लेकिन आखिर में एक चीज़ दर्शकों के लिए बता के जाइए, वो 3 मोबाइल ऐप जो आपको लगता है मोबाइल में नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसी मैं कोई डूज एंड डोंट्स कभी नहीं बताता सुशांत जी, क्योंकि हर मोबाइल ऐप का एक रिस्क है, क्योंकि वो फ्री है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, और जैसी कोई चीज़ आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो यू आर गिविंग योर कंट्रोल्स टू दैम। चाहे वो VPN हो, चाहे वो चैट ऐप्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो UPI ऐप्स हो। कभी आपने सोचा कि ये जितने भी UPI ऐप्स हैं ये कमाती कैसे? भाई इनके पास पैसे ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं है, दे डोंट ट्रांसफ़र मनी। पैसा कौन ट्रांसफ़र करता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने API दे रखे हैं। हर एक UPI ऐप वही API यूज़ कर रहा है, इनका सिर्फ स्किन है। तो फिर ये कैसे कमा रहे हैं? इन्हें तो सर्विस भी नहीं दे रहे, सर्विस तो कोई पीछे दे रहा है। ये आपका परचेज पैटर्न देखना चाहता है, कैशबैक देना चाह रहे हैं आपको। क्यों देना चाह रहे हैं कैशबैक? इसका गेम समझिए। जैसे कि आपसे कई बार होता है ना कि फ़ोन खरीद रहे हो, यदि फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3%, 4%, 5% कैशबैक आ जाएगा। तो आपने लगा कि इससे फ़ायदा क्या है, इसको कैशबैक क्यों दे रहा है? मैं देखिए चीज़ें समझाने इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि डूज एंड डोंट से ज़्यादा होता है कि रीज़न समझा दो आप, देन पीपल आर इंटेलिजेंट। यदि आप माल बेच रहे हो और आपका अकाउंट भी ICICI में, और मैं माल खरीद रहा हूँ और मेरा अकाउंट भी ICICI में, और मैं आपको पैसे देता हूँ, तो पैसा तो ICICI बैंक में ही रहा, पैसा तो कहीं गया ही नहीं। भाई इसी का पैसा था, इधर से उधर चला गया, अभी तो मेरा पैसा भी यही है, आपका पैसा भी वही है। सो यदि पैसा बैंक से बाहर नहीं जा रहा है तो वो बैंक के लिए फ़ायदा है, क्योंकि बैंक उस पैसे को अभी यूज़ कर सकता है, लोन दे सकता है, उस पर कमा लेगा। तो उसको पता है कि मैं एक महीने में 5% तो कमा ही लूँगा, इसलिए वो कैशबैक देता है कि वो चाहता है मजबूर करना कि अकाउंट से पैसा बाहर ना जाए, किसी दूसरे बैंक में ना जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जब उसके पीछे का कहानी समझोगे। अमेजॉन जो है से लोग इसलिए डरे हुए हैं सारे बैंक्स, क्योंकि यदि अमेजॉन बैंक बन गया तो ये सारे बैंक बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि मर्चेंट जो बेच रहा है माल उसका भी अकाउंट अमेजॉन में है, जो लोग खरीद रहे हैं उनके भी मान लो अकाउंट अमेजॉन में। तो पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा है, पैसा तो यहां से यहां आता है, फिर यहां। तो पैसा, जिसके पास भी पैसा है वो उस पैसे का कुछ भी कर सकता है, बिकॉज वो पूरा सिस्टम चल रहा है, पर पैसा वहीं की वहीं है। अब गौर से सोचिए, टेक्निकली इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, तो वो पैसे से और 10 चीजों में लगा सकता है। ये करना चाहते हैं, बैंक्स भी करना चाहते हैं, अमेजॉन भी करना चाहता है यार, जो भी। दे वांट टू रिटेन द कंट्रोल ऑफ मनी विद देम एंड डेटा, क्योंकि डेटा से वो आपको समझ पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसी कोई 3-4 ऐप नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रादर मैं कहूँगा आप हर चीज़ यूज़ करो, हर चीज़, पर आपको ये पता होना चाहिए कि उसका रिस्क क्या है। आपको पता है दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करते हैं। वो कहेंगे कि साहब ईश्वर को आप अभी नहीं मिल सकते, पर जब आप मर जाओगे तो ईश्वर से मिल लेना। मतलब यू कांट मीट हिम नाउ, जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगा देन यू आर अलाउड टू मीट। मतलब इसका आपकी जर्नी टाइम की जर्नी है। दूसरा एक लॉजिक है, साहब ईश्वर से आप यहाँ नहीं मिल सकते, या जो भी आप बोलते ऊपर वाले से, वहाँ मिल लेना, वो 7वें फ्लोर पर है, तो आपको इवॉल्व करना है, देन यू कैन मीट। तो आपकी जर्नी स्पेस की जर्नी होगी। फिर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ लेते हैं, फिर आपको पता पड़ता है कि टाइम और स्पेस तो कुछ होता ही नहीं, टाइम और स्पेस तुम्हारा ब्रेन क्रिएट करता है। और तो आपको धक्का लगता है कि यार मतलब जर्नी टाइम और स्पेस में तो हो ही नहीं सकती,
क्योंकि तो है ही नहीं, या ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब ग्रेविटी भी टाइम और स्पेस का कर्वेचर है। तो वो चीजें जब और डिटेल में समझ में आएंगी, हम कभी अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा मैं आपको, तो आपको लगता है कि जब जर्नी टाइम और स्पेस में हो ही नहीं सकती तो फिर हमारी जर्नी है क्या। और इसको भारतीय दर्शन इतनी खूबसूरती के संग बताता है, कहते हमारी जर्नी टाइम और स्पेस की जर्नी है ही नहीं, हमारी जर्नी है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता था, अब मैं जानता हूं, और जैसे ही आप जानते हो पर्दा हट जाता है, फिर सिर्फ मजे लेते हो, जैसे कि ये दुनिया एक इल्यूजन है। अभी आप नहीं जानते हो जैसे आप जान लोगे आपकी जिंदगी जीने का तरीका बताया, जब इल्यूजन है तो फिर फर्क क्या पड़ता है यार। आप जादूगर का जादू देख रहे हो यहाँ पे कि उसने गर्दन काट दी लड़की की, और फिर वो लड़की चिल्ला रही है, और फिर आप गूज बम पा रहे हो और कांप रहे हो और ऐसे देख रहे हो। फिर आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा था, ये तो 2 लड़कियां थी, एक नीचे लेटी थी एक ऊपर थी, यह हाथी गायब कर दिया उसने, ऐसे चुटकी बजाई। फिर यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा कि यार वो हाथी तो 2 मिरर थे, वो रिफ्लेक्शन से गायब हो गया। उसी चीज पे आप इतना थ्रिल हो रहे थे, इतना गूज बम पा रहे थे, जैसे आप इस दुनिया में जीते हुए रोते हो, हंसते हो, कांपते हो, जेलस होते हो, सब भावनाएं आ रही हैं। पर जैसे ही उस वीडियो पे आपने असलियत देखी तो खेल खत्म। फिर आप हंसते हो उस पर, क्या बेवकूफ बना रहा है, कोई गूज बम नहीं, कोई थ्रिल नहीं, जीरो हो जाता है, कितना भी बड़ा जादूगर का हो। तो ये दुनिया भी ऐसी है, जैसे आप जान लेते हो ना, फिर सब खत्म। क्या बात, बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें अगर हम जोड़ दें कि अपना कंट्रोल अगर आपको किसी को देना है तो ऊपर वाले को दे दीजिए, बस, बाकी किसी को कंट्रोल नहीं देना है। ऐप सारी यूज़ करेंगे, कंट्रोल मेरे पास रहेगा, इसको ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपने ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, नहीं जानने से जानने तक पहुंचा दिया है। लेकिन हम अगला पॉडकास्ट भी करेंगे। दर्शकों को मैं कहूँगा कि अपनी राय ज़रूर दीजिए और बताइए कि अगले पॉडकास्ट में आप और क्या जानना चाहते हैं। हम ज़रूर अमित भाई को बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू सो मच।